नमस्कार साथियों। मैं दिनेश मिर्दा, उज्जवल क्लासेज नागौर से। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कुशल मंगल होंगे और बढ़िया तरीके से नोट्स बना रहे होंगे। हम राजस्थान की कला संस्कृति के अंदर हमने कल पढ़ा था लोक कला, और लोक कला के अंदर हमने अभी दो लोक कलाओं की चर्चा की है। एक तो हमने देखा है फड़ चित्रण। तो फड़ चित्रण की कल हमने पूरी कंप्लीट चर्चा कर ली थी, और देखे हमने मांडने। तो अभी हमारे जो टॉपिक चल रहा है मैं उसी की बात करता हूँ। जुड़ने का प्रयास करें, देखने का प्रयास करें। हम पढ़ रहे हैं अभी लोक कला, राजस्थान की प्रमुख लोक कला। तो मैं वापस बात कर देता हूँ, थोड़ा सा देखें। अभी हमारे टॉपिक चल रहा है राजस्थान की प्रमुख लोक कला। राजस्थान की प्रमुख लोक कला, प्रमुख लोक कला, लोक कला। राजस्थान की प्रमुख लोक कला में पिछले वीडियो में हमने अभी तक जो पढ़ा है वो क्या क्या पढ़ा है, तो हम बात कर लेते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था, सबसे पहले बात करूं तो हमने देखा था फड़ चित्रण। ये एक राजस्थान की लोक कला थी। कल हमने इसकी पूरी डिटेल कर ली है, फड़ चित्रण। इसके बाद में हमने देखा है मांडने। मांडने, अब मांडने कितने प्रकार के होते हैं, क्या है, वो कल हमने चर्चा कर ली। पीछे वाला वीडियो आप आराम से देख सकते हो। और आज हम देखने वाले हैं इसी राजस्थान की प्रमुख लोक कला के अंदर, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हमारे रहने वाला है काष्ठ कला। बात करते हैं क्या होती है क्या नहीं होती है काष्ठ कला। आप समझ गए होंगे, लकड़ी पे जो कलाकृति की जाती है उसे क्या कहते हैं, काष्ठ कला। अभी हम बात करते हैं, देखो काष्ठ कला क्या होती है, तो बात करते हैं। लकड़ी पर की गई कलाकृति क्या कहलाएगी, काष्ठ कला। तो जुड़ने का प्रयास करें। देखो काष्ठ कला क्या होती है, तो आप आराम से बता सकते हो। लकड़ी पर, लकड़ी पर की गई कारीगरी, लकड़ी पर की गई कारीगरी, कारीगरी काष्ठ कला कहलाती है। ये जो काष्ठ कला है, तो इस काष्ठ कला की बात करूं तो इस काष्ठ कला के लिए प्रमुख केंद्र, राजस्थान के अंदर काष्ठ कला के लिए जो प्रमुख केंद्र है वो कौन सा है। प्रमुख केंद्र कौन सी जगह काष्ठ कला के लिए प्रसिद्ध है, तो आप जानते हो उस जगह का नाम है बस्सी। और ये बस्सी जगह कहाँ पड़ती है, ये पड़ती है चित्तौड़ में। चित्तौड़ में, जो चित्तौड़गढ़ जिला है वहां पे एक जगह है बस्सी, और वो राजस्थान के अंदर काष्ठ कला का प्रमुख केंद्र माना जाता है। इस काष्ठ कला के जन्मदाता ऐसे कौन व्यक्ति थे जिन्हें काष्ठ कला का जन्मदाता माना जाता है, तो बात करें काष्ठ कला के जन्मदाता हैं, वो हैं प्रभात जी सुथार। प्रभात जी सुथार, सुथार आप समझ गए होंगे, सुथार मतलब खाती। प्रभात जी सुथार एक खाती बाबा थे, और उन्होंने ही सबसे पहले ये लकड़ी से डिजाइन बनाना स्टार्ट किया था। तो काष्ठ कला के जो जनक हैं वो कौन माने जाते हैं, प्रभात जी सुथार। इसके अलावा बात कर लेता हूँ, जैसे ये प्रभात जी सुथार है, तो आप देखने का प्रयास करें। प्रभात जी सुथार मूलतः निवासी, ये बस्सी के निवासी तो बाद में बने थे। ये मूलतः निवासी, ये मूलतः निवासी कहाँ के थे, तो ये हकीकत में जो स्टार्टिंग में जो निवासी थे ना, तो ये कहाँ के थे, तो ये थे मालपुरा के। और मालपुरा जगह कहाँ पड़ती थी, टोंक में। मालपुरा टोंक के निवासी थे, और फिर इनको बस्सी बुलाया, बस्सी बुलाया, बस्सी बुलाया। इनको बस्सी किसने बुलाया, और बस्सी के अंदर ही इन्होंने फिर वो काष्ठ कला को स्टार्ट किया था। तो बस्सी बुलाने वाले कौन है, तो उनका नाम है रावत, रावत गोविंद दास जी। रावत गोविंद दास, गोविंद दास। तो यहाँ के राजा थे रावत गोविंद दास। उन्होंने प्रभात जी सुथार को मालपुरा से बस्सी बुला लिया, और बस्सी के अंदर इन्होंने काष्ठ कला की शुरुआत की। और काष्ठ कला के लिए पूरे राजस्थान में जो फेमस जगह है वो कौन सी जगह है, बस्सी। अब ये जो काष्ठ कला है, इस काष्ठ कला के हम पढ़ने वाले हैं प्रकार। तो बात करते हैं काष्ठ कला के प्रकार। तो काष्ठ कला अनेक प्रकार की होती है, तो उनकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम काष्ठ कला के प्रकार में देखने का प्रयास करते हैं, तो जुड़िएगा मेरे साथ। या काष्ठ कला के प्रकार में हम देखते हैं, थोड़ा सा देखें, अलग पेज ले लेते हैं। प्रकार में हम सबसे पहले देखते हैं काष्ठ कला के प्रकार में, तो वो हम देखेंगे कठपुतली। कठपुतली आप समझ गए होंगे, कठपुतली लकड़ी से बनती है कठपुतली, तो इसी की बात करते हैं।
तो लकड़ी से बनी हुई जो भी कलाकृतियां वो काष्ठ कला में आती है। तो इसी कठपुतली की मैं बात करता हूँ। कठपुतली, कठपुतली। तो ये जो कठपुतली है मैं बात करता हूँ इसका निर्माण। कठपुतली, तो बात करते हैं, थोड़ा सा देखने का प्रयास करें। ये जो कठपुतली है, इस कठपुतली का निर्माण तो आपको पता होना चाहिए। इस कठपुतली का निर्माण अरड़ू की लकड़ी से होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कठपुतली का निर्माण अरड़ू की लकड़ी से होता है। काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। अरड़ू की लकड़ी से होता है, लकड़ी से होता है, होता है। कठपुतली का जो निर्माण होता है वो किससे होता है? अरड़ू की लकड़ी से। ये जो कठपुतली है, बात करता हूँ, ये जो कठपुतली है इसका प्रयोग, कठपुतली का प्रयोग कहाँ पे होगा? अरड़ू की लकड़ी से बन तो जाएगी, तो आपको पता होना चाहिए कठपुतली का प्रयोग होता है कठपुतली ख्याल में, ख्याल में, या कठपुतली नाटक में, नाटक में। आपको पता होगा अरड़ू की लकड़ी से कठपुतलियां बनाई जाती है और कठपुतली को नचाने वाला क्या कहलाता है? नट या भाट। तो वो भाट जाति के लोग होते हैं, वो कठपुतली को नचाने वाले कहलाते हैं नट। तो जो कठपुतली ख्याल होता है उसके अंदर इस कठपुतली का प्रयोग होता है। बात करते हैं, ये जो कठपुतली है इसका निर्माण नहीं होता, नहीं होता। ये जो कठपुतली है इसका निर्माण कब नहीं होता? तो आपको पता होना चाहिए वर्षा काल में, वर्षा काल में। तो वर्षा काल में कठपुतली नहीं बनाई जाती। और ये जो कठपुतली है मैं बात करता हूँ, इसको नचाने वाला, कठपुतली को नचाने वाला, कठपुतली को जो नचाने वाला होता है वो क्या कहलाता है? तो कठपुतली को नचाने वाला कहलाता है, कहलाता है, कठपुतली को जो नचाने वाला होता है वो क्या कहलाता है? नट, नट। और कठपुतली को नचाने वाला कौन होता है? तो आप जानते हो, भाट जाति का व्यक्ति। तो कठपुतली को नचाने वाला कौन होगा? भाट जाति का व्यक्ति, भाट जाति का व्यक्ति। जो भाट जाति का व्यक्ति होगा वो कठपुतली को नचाएगा, और नचाने वाला, इसका प्रदर्शन करने वाला क्या कहलाता है? नट। ये जो कठपुतली है मैं बात करता हूँ, इसका निर्माण या इसका प्रदर्शन वर्षा काल में नहीं होता। अब सीधी सी बात है, कठपुतली कहाँ दिखाते थे? गांवों में। और गांवों में वर्षा काल में सारे के सारे लोग खेतों में बैठे होते थे, देखेगा कौन इनको? तो वर्षा काल में इसका प्रदर्शन कठपुतली का नहीं होता। देखो कठपुतली क्या होती है, कठपुतली का निर्माण किससे होता है? तो आप जानते हो अरड़ू की लकड़ी से बनती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कठपुतली का प्रयोग कठपुतली ख्याल में होता है। अब कठपुतली ख्याल क्या होता है? तो आप जानते हो पुराने टाइम में मनोरंजन के, और तुम्हारी तरह ये मोबाइल वाले, ये बाबूजानों वाले तो कोई सिस्टम था नहीं। पहले तो सारे के सारे लोग होते थे, दिन भर खेती का काम करते थे, और मनोरंजन के लिए ना तो टीवी होती थी ना ही मोबाइल होते थे। तो कभी रामलीला देख लेते, कभी ऐसे कोई ख्याल वाले आ जाते, तो उनको देख कर वो मनोरंजन करते थे। तो अब तो ये धीरे धीरे कलाएं हमारी राजस्थान की लुप्त हो रही है। तो आपको पता होना चाहिए, ये जो कठपुतली है बस कुछ नहीं है, छोटी छोटी लकड़ी की वो मतलब राजा रानियां, ऐसे वो लकड़ी की बनाई हुई होती थी आकृतियां, और फिर वो उंगलियों के माध्यम से उसका तगड़ा संचालन होता था। तो ये कठपुतली की हम बात करें तो कठपुतली का निर्माण होता है अरड़ू की लकड़ी से, प्रयोग कठपुतली ख्याल में या कठपुतली नाटक में। और इसका निर्माण कब नहीं होता? वर्षा काल में। और नचाने वाला क्या कहलाता है? नट। कौन होते हैं? भाट जाति का व्यक्ति। ये जो कठपुतली है इसको प्रसिद्धि दिलाई, प्रसिद्धि दिलाई, कठपुतली ख्याल की बात कर रहे हो, इसको प्रसिद्धि दिलाई। तो कठपुतली ख्याल को प्रसिद्धि दिलाई, तो मैं बात करता हूं कौन सा व्यक्ति था जिसने कठपुतली ख्याल को प्रसिद्धि दिलाई? व्यक्ति कौन से व्यक्ति ने इस कठपुतली ख्याल को प्रसिद्धि दिलाई है? तो उस आदमी का नाम है देवीलाल सामर, देवीलाल सामर, देवीलाल सामर। ये कठपुतली ख्याल है, इसको प्रसिद्धि दिलाने वाला जो व्यक्ति है उसका नाम क्या है? देवीलाल सामर। और इस कठपुतली ख्याल को प्रसिद्धि दिलाने वाली एक संस्था है, उस संस्था का नाम क्या है? तो कठपुतली ख्याल को प्रसिद्धि दिलाने वाली एक संस्था है, उसका नाम है भारतीय लोक कला मंडल, भारतीय लोक कला मंडल, लोक कला मंडल, भारतीय लोक कला मंडल। तो ये जो भारतीय लोक कला मंडल है, इसने देखो कठपुतली ख्याल को प्रसिद्धि दिलाई है। प्रसिद्धि दिलाने वाली संस्थान कौन है? भारतीय लोक कला मंडल। सर इसने कैसे प्रसिद्धि दिलाई? तो ये समय समय पे क्या करता है, ऐसे लोगों को इकट्ठा करके, और ये जो कलाकार होते हैं इनको मंच देता है
और इन्हें कहता है आप यहाँ पे कठपुतली का प्रदर्शन करें। तो इससे क्या होता है, जो कठपुतली वाले जो कलाकार होते हैं उनको कुछ आर्थिक सहायता भी मिल जाती है, उनकी कला को लोग देखते हैं तो उनका भी हौसला बुलंद होता है। तो ये जो कठपुतली ख्याल है इसका प्रदर्शन करवाने वाली अभी जो संस्था है उसका नाम क्या है, भारतीय लोक कला मंडल। अब बात करता हूँ ये जो भारतीय लोक कला मंडल है इसकी स्थापना कब हुई, आपको पता होना चाहिए। तो देखो इसमें पीछे क्या रहा है, मंडल बंडल, मंडल बीड़ी का बंडल, और बंडल पीने वाला हमेशा बावनिया रह जाता है, बंडल पीने वाली हमेशा बावनी रह जाती है, हाइट कम हो जाती है। तो देखो भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना कब हुई है, 1952 में। ये संस्थाएं बहुत पूछी जाती है, जैसे आप रीट राट का कोई एग्जाम देते हो तो उसमें आपको पता होगा जो बीएसटीसी किए हुए बच्चे हैं और जो थर्ड ग्रेड का आगे एग्जाम देंगे तो उनके पर्टिकुलर ये संस्थाएं दे रखी है, राजस्थान की मुख्य संस्थाएं। तो आपको पता होना चाहिए भारतीय लोक कला मंडल, इसकी स्थापना कब हुई है, 1952 में। और ये जो भारतीय लोक कला मंडल है इसका मुख्यालय कहाँ है, मुख्यालय तो आपको पता होना चाहिए भारतीय लोक कला मंडल का जो मुख्यालय वो कहाँ पे है, उदयपुर, उदयपुर, बस ये दिमाग में रखना। अभी हम देख रहे हैं, देखो काष्ठ कला, राजस्थान की प्रमुख लोक कलाएं हम पढ़ रहे हैं, उसमें देखो फड़ चित्रण पढ़ लिया, मांडने पढ़ लिए और काष्ठ कला पढ़ रहे हैं। और काष्ठ कला का पहला प्रकार हमने देखा है, वो क्या देखा है हमने, कठपुतली। मेरे हिसाब से दिमाग में रह जाएगा, है ना। कई लोग होते हैं ना वो किसी के इशारों पे चलते हैं, तो दूसरे वाले क्या कहते हैं, ओ आदमी तो ये फलाने आदमी की कठपुतली है, इनके इशारा परे ही नाचे, इनके इशारा परे ही चले। तो कठपुतली का मतलब समझ गए, किसी संचालन करने वाले के इशारे पे चलना, वो क्या है, कठपुतली। अरड़ू की लकड़ी से बनती है। और कठपुतली का प्रयोग कहाँ होता है, कठपुतली ख्याल में, कठपुतली नाटक में। और ये जो कठपुतली है इसका निर्माण कब नहीं होता, वर्षा काल में, या इसका प्रदर्शन कब नहीं होता, वर्षा काल में। और कठपुतली लोक नाट्य को प्रसिद्धि किसने दिलाई, तो उस आदमी का नाम क्या हो जाएगा, देवीलाल सामर। और संस्था कौन सी हो जाएगी, तो आप आराम से बता सकते हो, भारतीय लोक कला मंडल। और नचाने वाला क्या कहलाता है, नट। और कौन होते हैं, भाट जाति का व्यक्ति। मेरे हिसाब से दिमाग में रह जाएगा। अब मैं बात करता हूँ, देखो ये जो कठपुतली है थोड़ा सा दिमाग में रखने का प्रयास करें, थोड़ा सा इस कठपुतली को मैं छोटा कर देता हूँ, हल्का सा देखने का प्रयास करें। प्रसिद्धि मिल गई कठपुतली। और एक आध बात मैं और लिखा देता हूँ इस कठपुतली की, देखने का प्रयास करें। तो ये जो कठपुतली है इसके प्रकार, कठपुतली भी अनेक प्रकार की होती है। तो देखें प्रकार में बात कर लेते हैं, तो कौन से प्रकार होते हैं। एक तो होती है दस्ताना, दस्ताना, कठपुतली के प्रकार में बात करूं दस्ताना। और है छाया, छाया, छाया। इसके अलावा है छड़, छड़, छड़। मतलब इसके प्रकार की बजाय ये शब्द अगर मैं ऐसे कहूं कि कठपुतली के अंदर काम में आने वाली क्या क्या चीजें हैं, तो एक तो है दस्ताना, एक है छाया, एक है छड़, और एक होता है धागा, जिसे हम सूत्र भी कह सकते हैं, धागा ओब्लिक सूत्र। तो ये कठपुतली के प्रकार कह दो, या कठपुतली में काम में आने वाली जो चीजें हैं वो आप बता सकते हो, कठपुतली के अंग बता सकते हो, प्रकार या कठपुतली के अंग। तो कठपुतली में कौन से अंग होते हैं, तो दस्ताना, छाया, छड़, धागा या सूत्र, ये कठपुतली में काम आने वाली चीजें हैं। तो ये था भाई आपके कठपुतली। एग्जाम की दृष्टि से सीधा सीधा मैं बता दूं, कठपुतली किससे बनती है, अरड़ू की लकड़ी से। कठपुतली का प्रयोग होता है कठपुतली ख्याल या नाटक में। कठपुतली ख्याल जो कठपुतली को नचाने वाला होता है वो क्या कहलाता है, नट। और कौन होते हैं, भाट जाति का व्यक्ति। और इसके अलावा इसको प्रसिद्धि किसने दिलाई थी, देवीलाल सामर ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और संस्था कौन सी है, भारतीय लोक कला मंडल, जिसकी स्थापना कब हुई है, 1952 में। मुख्यालय कहाँ पे, उदयपुर में। आराम से याद रह जाएगा। ये अभी हमने पहली काष्ठ कला देखी है। अब नेक्स्ट काष्ठ कला की बात करें तो दूसरी काष्ठ कला में हम देखते हैं, जुड़ने का प्रयास करें, देखें, देख लेते हैं तोरण। सेकेंड काष्ठ कला की हम बात करें तो वो क्या है, तोरण। बात करते हैं इस तोरण की। तो देखो तोरण, बात करता हूं तोरण क्या है, किसे कहते हैं तोरण। तोरण क्या है, तो देखते हैं। विवाह के अवसर पर दुल्हन के घर, विवाह के अवसर पर, विवाह के अवसर पर, विवाह के अवसर पर दुल्हन के घर, दुल्हन के घर के मुख्य दरवाजे पर, घर के मुख्य दरवाजे पर, घर के मुख्य दरवाजे पर, मुख्य दरवाजे पर, घर के मुख्य दरवाजे पर लटकाई जाने वाली, लटकाई जाने वाली, जाने वाली, जाने वाली लकड़ी कह सकते हैं, लकड़ी से निर्मित कलाकृति, जाने वाली लकड़ी से निर्मित कलाकृति, लकड़ी से निर्मित कलाकृति,
निर्मित कलाकृति, निर्मित कलाकृति, कलाकृति। तो लकड़ी की बनाई हुई डिजाइनदार जो कलाकृति होती है वो क्या कहलाती है? तोरण। इसके अलावा बात करें, ये जो तोरण है आपको पता होना चाहिए इस तोरण में आकृति, कौन सी आकृति बनी हुई होती है तोरण के अंदर, तो आप आराम से बता सकते हो ये जो तोरण है इसमें बना होता है मयूर, या तो होगा मयूर और या फिर क्या होगा? शुगा। शुगा नहीं समझे हो तो आप समझ सकते हो, शुगा मतलब तोता, तोता। तो ये तोरण पे बना हुआ होता है। अब बात करते हैं आकृति के बाद में, तो आप देखने का प्रयास करें ये जो तोरण है इस तोरण का निर्माण, तोरण का निर्माण कहाँ होता है? तो ये आपको पता होना चाहिए, तोरण का निर्माण होता है त्रिपोलिया बाजार, त्रिपोलिया बाजार। और ये जो त्रिपोलिया बाजार है ये कहाँ पड़ता है? तो आप आराम से बता सकते हो त्रिपोलिया बाजार पड़ता है जयपुर में। तो जयपुर के त्रिपोलिया बाजार के अंदर निर्माण होता है तोरण का। ये जो तोरण है बात करूं मैं तो ये प्रतीक माना जाता है, प्रतीक माना जाता है, प्रतीक माना जाता है। तोरण किस चीज का प्रतीक माना जाता है? तो ये माना जाता है विजय का प्रतीक, विजय का प्रतीक, विजय का प्रतीक। अभी हम बात करेंगे सारी की सारी, चिंता मत करें। तोरण है विजय का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा बात करूं, ये जो तोरण है इनसे जुड़े हुए कुछ नोट लिख देता हूं, थोड़ा सा देखें, या चलो नोट में लिख लेते हैं, अपन देखने का प्रयास करें। तो अगर आपसे पूछ ले तोरण वाले लोक देवता कौन है, बात करते हैं, इधर देखो, तोरण वाले लोक देवता, तोरण वाले लोक देवता, तोरण वाले लोक देवता, आप आराम से बता सकते हो तोरण वाले लोक देवता कौन है, तो वो हो जाएंगे मामादेव। हालांकि मामादेव को वर्षा के लोक देवता मानते हैं, मामादेव, मामादेव। इन्हें तोरण वाले लोक देवता क्यों कहते हैं? तो आप जानते हो जब बारिश नहीं होती तो गांव के मुख्य मार्ग पर लकड़ी का तोरण बनाकर मामादेव की पूजा की जाती है। तो इसी वजह से मामादेव को क्या कहते हैं? वर्षा के लोक देवता। और क्या कहलाते हैं? तोरण वाले लोक देवता। मामादेव के कोष्टक में ही लिख दूं, क्या दिक्कत है? आपको समझ तो आ जाए, वर्षा वाले लोक देवता, वाले लोक देवता। वर्षा वाली लोक देवी पूछ ले तो वो कौन है? तो आप बता सकते हो रूपादे। रूपादे का मंदिर कहाँ है? मालाजाल गांव बालोतरा के अंदर। रूपादे कौन थी? तो आप जानते हो एक लोक देवता थे मलिनाथ जी, और मलिनाथ जी की पत्नी थी रूपादेव, है ना। खैर जो भी हो, मामादेव वर्षा वाले लोक देवता। तो तोरण वाले लोक देवता कौन कहलाएंगे? मामादेव। अभी और मैं बात करता हूं, देखो तोरण मारते समय जो गीत गाया जाता है वो कौन सा गीत होता है? तो बात करते हैं, तोरण मारते समय, तोरण मारते समय, तोरण मारते समय वधु पक्ष, वधु पक्ष की महिलाओं द्वारा, की महिलाओं द्वारा गाया जाने वाला गीत, महिलाओं द्वारा गाया जाने वाला गीत, द्वारा गाया जाने वाला गीत, गाया जाने वाला गीत, वाला गीत। तो जिस लड़की की शादी हो रही है, जिस वधु की शादी हो रही है, उसके परिवार वाली महिलाएं इकट्ठी होकर जो गीत गाती है, जब पति तोरण पे आ जाता है, उसका दूल्हा तोरण पे आ जाता है, तो कौन सा गीत गाती है? तो वो होता है कामण, कामण, कामण गीत, है ना। तो आप समझ रहे होंगे थोड़ा सा, कामण गीत। तो वो जो गीत होते हैं उसे क्या कहते हैं? कामण गीत, है ना। हमारे यहाँ तो ध्यान कर ले, लुगाएं गीत गाती है, काना कोड़ा जानी आया, काई खायो घटको, सात सुपारी लिया, सिंगोड़ा को सटको। अब सच में ही कोई काना कोड़ा साथ में हो तो ऐसे गीत हैं भाई। इसके अलावा हमारे यहाँ तो गीत गाए जाते हैं, बना तोरण आए दड्डू किया जी। अब दड्डू का पता नहीं क्या होता है, उन महिलाओं से पूछ लेना आप, है ना, जो भी है। तो लेकिन याद रखना ये जो गीत गाए जाते हैं इन्हें क्या कहते हैं? कामण। कामण का मतलब समझ गए, टोट का टटुंदर। दुल्हे को किसी प्रकार का कोई चेड़ा चपटा ना लगे, इसीलिए वो दुल्हन की या वधु के जो पक्ष वाली जो महिलाएं हैं उनके द्वारा जो गीत गाया जाता है उसे क्या कहते हैं? कामण। याद रखना। अभी हम तोरण की बात करें, पूरी डिटेल में बात करेंगे तोरण क्या है क्या नहीं है, अभी बात करते हैं। एक आध में नोट और लिख देता हूं, थोड़ा सा देखने का प्रयास करें। बात कर रहे हैं हम तो हल्का सा देखें। आपको पता होगा तोरण मारते समय ग्रासिया जनजाति में, ये तो सामान्य है, तोरण मारते समय, मारते समय ग्रासिया जनजाति, तोरण मारते समय ग्रासिया जनजाति की महिलाओं द्वारा, ग्रासिया जनजाति की महिलाओं द्वारा, जनजाति की महिलाओं द्वारा
जनजाति की महिलाओं द्वारा, ग्रासिया जनजाति की महिलाओं द्वारा गाया जाने वाला गीत। तोरण मारते समय ग्रासिया जनजाति की महिलाओं द्वारा गाया जाने वाला गीत, यहां लिख देता हूं, गाया जाने वाला गीत, गाया जाने वाला गीत, जाने वाला गीत। तो ग्रासिया जनजाति की जो महिलाएं होती है, जब दूल्हा तोरण पे आ जाता है, तो उस टाइम में जो ग्रासिया जनजाति की महिलाएं गीत गाती है वो कौन सा है, अभी बात करते हैं। तो देखो वो गीत है, उसका नाम है मोरिया थाई रे थाई। मोर मोरिया थाई रे थाई, थाई रे थाई। ये आगे वैसे आप लोकगीत पढ़ोगे तो और आपके काम आएगा, तो दिमाग में रखना। ये तोरण की बात आ गई तो मैं चर्चा करता हूँ, समझने का प्रयास करें। वंस अपॉन ए टाइम देर वाज ए कागला सिटिंग ऑन द डागला। एक समय की बात है, कहते हैं कि भैया एक तोरण नामक एक राक्षस होता था, और वो क्या करता था, जो तोरण नामक राक्षस होता था ना, तो वो थोड़ा सा यूं अलग ही टाइप का राक्षस था। तो वो तोरण नामक राक्षस क्या करता था, जब भी किसी घर में लड़की की शादी होती, तो उस लड़की के घर के मुख्य दरवाजे पे तोता बन के, शुगा बन के बैठ जाता था। अब दूल्हा जैसे ही मतलब दूल्हे को उठकी सांस में, है ना, जेला मेला आरती करते समय जब टीकती, तो टीकते टाइम में क्या करता, वो जो तोता बना हुआ जो तोरण नामक राक्षस था, वो दूल्हे के शरीर में प्रवेश कर जाता, और फिर क्या करता, दूल्हे के शरीर में प्रवेश करके दुल्हन से फेरे ले लेता। अब फेरे लेने के बाद में तो वो फिर दुल्हन के साथ गलत हरकत करता। तो ऐसे कर करके मतलब वो क्या करता, ये राक्षस था तोरण नामक, ये बहुत परेशान करता था लोगों को। तो एक बार ऐसे कोई सचेत दूल्हा आया, और उसकी नजर एकदम मतलब जब उसको टीका टीकी हो रहा था, तो जो उसके ससुराल का घर का जो मुख्य दरवाजा था उसके ऊपर वो तोता बैठा था, और दूल्हा समझ में आ गया उसको कि ये तोता कोई मतलब गलत आत्मा है, और दूल्हे ने झट से तलवार निकाली और तलवार से उस तोते का वध कर दिया। उसके बाद में ये एक परंपरा ही बन गई कि लकड़ी का तोरण बनाया जाता है, वो सांकेतिक रूप से बनाया जाता है, और उसमें हमेशा देखना लकड़ी का जो तोरण होगा उसमें शुए की मतलब तोते की ही मतलब वो प्रतिमा बनाई जाती है उसके अंदर। लेकिन धीरे धीरे फिर मोर बनाना स्टार्ट कर दिया यार, आजकल तो देखो मतलब उसमें गजानन जी बनाने स्टार्ट कर दिए, अलग अलग लक्ष्मी जी बनाने स्टार्ट कर दिए। हकीकत में तो ये था कि वो तोरण किसका प्रतीक है, तोरण नामक राक्षस का प्रतीक है, और वो जो दूल्हा होता था वो उस तोरण नामक राक्षस को, अब राक्षस तो रहा नहीं, तो इसीलिए मतलब कोई ऐसी बुरी आत्माएं परेशान ना करे, इसीलिए वो तोरण हमेशा बांधा जाता था। अपन कहते हैं ना तोरण बांधना, तोरण बांधना मतलब तगड़ा उसको कूट देना, ताकि वो तोरण नामक राक्षस है वो शादी में किसी को परेशान ना करे, है ना। तो दिमाग में रखना यही चीज है। और वैसे आप जानते हो, तो ये ब्याह शादी की बात आ गई, कई बार लड़कों के बहुत समस्याएं हो जाती है। कई बार ये होता है कि साथ में बारात में गए हुए दोस्त वो लड़के को दूल्हा जो बना हुआ है उसको कहते रहते हैं कि देख भाई तेरी सासू है अभी तेरे नाक खींच लेगी और है ना, ऐसा नहीं होगा, हमारी नाक कटवा ले। और फिर जब जैसे ही वो सासू झेला मेला आरती करती है और उसके तिलक चिपकाती है, इतने में वो झटका मारता है, वो सिक्के विक्के सब उछाल देता है। अरे तो भाई थोड़ा सा सोचो, वो हकीकत में सासू तुम्हारी आरती उतार रही है, और वो तुम्हारा अगर नाक भी खींच रही है ना, तो समझ है इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। वो सासू ये कह रही है कि मेरे नाक नाक खींचने का मतलब क्या है, वो सासू कह रही है कि बेटा तू मेरे नाक की लाज रख लेना। ये 17-18 साल की हमने इस लड़की को पाल पोस के तुझे सुपुर्द कर रहे हैं, और 18 साल तक जैसे हमने रखा था इसको लाड प्यार से, वैसे ही आगे तो इसको लाड प्यार से रखना। और ऐसा नहीं होगा हमारी नाक कटवा दे। नाक खींचने का मतलब ये होता है। तो आज के बाद में अगर कोई सासू नाक खींचे तो सहर्ष नाक खिंचवा लेना, कोई डरने वाली बात ही नहीं है ना। नाक खींचने का मतलब समझ गए ना, बुरा लगने वाली कोई बात नहीं है। नाक खींच रही है सासू तो मतलब समझ लें वो सासू ये कहना चाहती है कि बेटा मेरे नाक की लाज रख लेना, ये गैली गूंगी जैसी भी है इसको परोट लेना। खैर जो भी हो, तुम्हें भी यूं रस बन रहा होगा अभी जब मैं ये बातें कह रहा हूँ, बेटा पहले नौकरी लग जाओ, ना लगेगी नौकरी तो ना मिलेगी छोकरी, ध्यान देना थोड़ा सा। तो ये अभी हम काष्ठ कला देख रहे हैं, काष्ठ कला में हमने दूसरी काष्ठ कला देखी है। पहले क्या देखा था हमने, तो आप आराम से बता सकते हो, पहले हमने देखा है कठपुतली, और सेकंड नंबर काष्ठ कला में हमने देखा है तोरण। मेरे हिसाब से दिमाग में रह जाएगा। और देखो तोरण वाले लोक देवता पूछ ले तो कौन है, मामादेव, और तोरण मारते समय वधु पक्ष की जो महिलाएं हैं वो कौन सा गीत गाती है, तो वो गाती है कामण। लेकिन ग्रासीय जनजाति में ये महिलाएं कौन सा गीत गाती है, तो मोर या थाई रे थाई। आराम से याद रह जाएगा।
ये दूसरी काष्ठ कला हमने देख ली। अब हम बात करते हैं तोरण के बाद में तीसरी जो काष्ठ कला है उसकी हम बात करते हैं। और वो जो तीसरी काष्ठ कला है देखते हैं, उसको थोड़ा सा जोड़ने का प्रयास करें। तीसरी काष्ठ कला की हम बात कर लेते हैं और वो क्या है, तो उसकी हम बात करें तो वो है कावड़। कावड़ बात करते हैं, कावड़ क्या है क्या नहीं है, सारी की सारी बातें आप जानते हो ना। कावड़ क्या होती है? वो जो कावड़िया मतलब तरबूज मतलब अपने जो तराजू टाइप के उठा के निकलते हैं वो नहीं होती। कावड़ कहते हैं हकीकत में एक चलता फिरता मंदिर है। उसमें अलग अलग कपाट हैं, भिन्न भिन्न कपाट हैं, वो खुलते जाते हैं खुलते जाते हैं। और उसमें मतलब पौराणिक कथाएं वगैरह उसके अंदर छपी हुई होती है, तो उसे कहते हैं कावड़। अभी हम बात करते हैं, आप आराम से देखने का प्रयास करें कावड़, तो देखते हैं कावड़ क्या है। तो बात करते हैं कावड़ क्या होती है, देखें कावड़ क्या है, तो जोड़ने का प्रयास करें कावड़ क्या होती है, इसी की बात करते हैं। तो देखो भाई कावड़ क्या है, बात करूं तो देखो विविध कपाटों में खुलने वाला, विविध भिन्न भिन्न, विविध मतलब समझ गए, भिन्न भिन्न, विविध कपाटों में, विविध कपाटों में, विविध कपाटों में खुलने व बंद होने वाली, विविध कपाटों में खुलने व बंद होने वाली, बंद होने वाली, विविध कपाटों में खुलने व बंद होने वाली, बंद होने वाली मंदिर नुमा काष्ठ कलाकृति, मंदिर नुमा काष्ठ कलाकृति। काष्ठ मतलब लकड़ी, काष्ठ कलाकृति, काष्ठ कलाकृति लकड़ी की बनी हुई एक कलाकृति है और मंदिर जैसी है, तो उसे ही क्या कहते हैं, कावड़। बात करते हैं ये जो कावड़ है इसी की बात करते हैं, थोड़ा सा देखने का प्रयास करें। कावड़ की बात कर रहा हूं तो क्या है आप समझ गए होंगे। कुल मिला के मंदिर नुमा एक काष्ठ कलाकृति है जो इनके भिन्न भिन्न कपाट होते हैं, अलग अलग कपाट में वो खुलती रहती है। इसके अलावा कावड़ में रंग, कैसे रंग की होती है ये कावड़, तो ध्यान रखा करो ये जो कावड़ है ये लाल रंग की होती है, लाल रंग। आप आराम से समझ रहे होंगे कावड़ हमेशा जो रंगी जाएगी वो कैसे रंग से रंगी जाएगी, लाल रंग। तो देखो लाल रंग से रंगने के पश्चात, से रंगने के पश्चात इसको पूरे को लाल रंग से रंग देंगे, रंगने के पश्चात, पश्चात काले रंग से चित्रित की जाती है। उसके बाद में काले रंग से चित्र बनाए जाएंगे, काले रंग से चित्रित, चित्रित इसमें जो चित्र होंगे वो काले रंग के होंगे, जबकि जो मेन इसको रंगने वाला जो रंग होगा वो कैसा होगा, लाल रंग। आप आराम से समझ रहे होंगे लाल रंग से रंगी जाएगी और काले रंग से इसमें क्या होंगे, चित्र बने होंगे। और बात करते हैं ये जो कावड़ है, बात करता हूं इस कावड़ में चित्र, कौन से चित्र बने होंगे, तो देखने का प्रयास करें। धार्मिक व पौराणिक कथाओं के चित्र बने होंगे, धार्मिक व पौराणिक, जो पुरानी कथाएं, पौराणिक कथाओं के, धार्मिक व पौराणिक कथाओं के, पौराणिक कथाओं, कथाओं की, देवी देवताओं के, धार्मिक व पौराणिक कथाओं की देवी देवताओं के, देवी देवताओं के, देवताओं के, जैसे आप समझे धार्मिक कथा कौन सी है, भगवत गीता, रामायण। तो रामायण में आपको पता होगा राम है, सीता है, वो जो भी देवी देवता हनुमान जी हैं, तो उनके जो चित्र हैं इस कावड़ के अंदर बने हुए होते हैं। अनेक अनेक उसके कपाट होते हैं, खुलते रहते हैं और उनके अंदर वो चित्र बने हुए होते हैं। फिर बात करते हैं ये जो कावड़ है, देखो इस कावड़ के अन्य नाम, इस कावड़ को और क्या कहते हैं, अन्य नाम। तो कावड़ को एक तो कहते हैं राम जी की कावड़, क्योंकि सबसे ज्यादा राम जी के चित्र बने होते हैं, इसी कारण कावड़ को कहते हैं राम जी की कावड़, राम जी की कावड़। कावड़ को राम जी की कावड़ क्यों कहते हैं, तो आप समझ गए होंगे सर्वाधिक राम के चित्र बने होने के कारण, राम के जीवन के, राम के जीवन के सर्वाधिक चित्र, सर्वाधिक चित्र बनने के कारण, बनने के कारण, राम के जीवन के सर्वाधिक चित्र बनने के कारण इस कावड़ को क्या कहते हैं, राम जी की कावड़। और कावड़ को क्या कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए इस कावड़ को कहते हैं चलता फिरता देवघर, चलता फिरता देवघर, चलता फिरता देवघर।
देवताओं का घर हो गया चलता फिरता। तो ये जो कावड़ है इसी की बात करता हूँ। सबसे पहले तो देखें इंपॉर्टेंट चीज, ये जो कावड़ है अन्य नाम हो गए राम जी की कावड़ और चलता फिरता देवघर। इसके अलावा बात करें इस कावड़ का निर्माण, निर्माण सॉरी कावड़ का निर्माण, तो बात करते हैं ये जो कावड़ है इस कावड़ का निर्माण। काष्ठ कला देख रहे हैं हम, लकड़ी की कलाकृतियां देख रहे हैं, थोड़ी सी ये दो तीन लकड़ी की कलाकृतियां बड़ी है। बात करूं निर्माण, तो निर्माण कहाँ होता है, काष्ठ कला में भी हम बात कर रहे हैं कावड़, और कावड़ का जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है, बस्सी। क्योंकि काष्ठ कला के लिए जो प्रसिद्ध जगह है वो कौन सी है, बस्सी। और ये बस्सी जगह कहाँ पड़ती है, चित्तौड़ में। और ये जो निर्माण है ये किसके द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा, तो आपको पता होना चाहिए बस्सी चित्तौड़ के अंदर खेरादी जाति के जो लोग होते हैं उनके द्वारा, खेरादी जाति के लोगों द्वारा, खेरादी जाति के लोगों द्वारा, जाति के लोगों द्वारा, खेरादी जाति के लोगों द्वारा किसका निर्माण किया जाता है, कावड़ का। और कावड़ एक क्या है, काष्ठ कला। वापिस देखने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें। जैसे देखो भाई, ये एक चलता फिरता ये मंदिर है। इस मंदिर को अगर आप देखोगे ना तो ये भिन्न भिन्न कपाट में खुल रहा है। जैसे एक डोर इधर खुल गया, एक डोर इधर खुल गया, फिर देखें वापिस ये डोर मतलब ऐसे और खुल रहा है, फिर देखें ये डोर ऐसे और खुल रहा है। तो जैसे जैसे इसको फोल्ड करते जाएं तो वापिस खोलते जाएं, तो इसमें जैसे हनुमान जी का चित्र हो गया, इसमें राम जी का चित्र हो गया, इसमें सीता मैया का चित्र हो गया। अनेक अनेक कपाटों में, भिन्न भिन्न कपाटों में खुलने वाली जो लकड़ी की कलाकृति होती है उसे क्या कहते हैं, कावड़। और कावड़ का जो मुख्य रंग है वो कैसा है, लाल। और उसके ऊपर जो चित्र बने होंगे वो किससे बने होंगे, काले रंग से। राम जी के चित्र सर्वाधिक बने होने के कारण इस कावड़ को कहते हैं राम जी की कावड़, और इसे क्या कहते हैं, चलता फिरता देवघर। मेरे हिसाब से दिमाग में रह जाएगा। ये हम काष्ठ कला में तीसरी काष्ठ कला पढ़ चुके हैं, और जिसका नाम क्या है, कावड़। अब हम अगली काष्ठ कला के बारे में देखते हैं। अब छोटी छोटी कलाएं होगी काष्ठ कला, तो बात करता हूं मैं काष्ठ कला में ही। अगली जो काष्ठ कला है वो क्या है, तो अगली काष्ठ कला की मैं बात करूं तो पीछे अब एबीसी में लिया, ठीक है। अब हम देख लेते हैं अगली काष्ठ कला में, वो है चौपड़े। अब तुम समझ गए होंगे चौपड़े क्या होते हैं क्या नहीं होते। बात करें, देखो किसी की सगाई सगपण ब्याह शादी होती है या शुभ मांगलिक काम होते हैं तो आपने देखा होगा कुमकुम अक्षत डालने वाली एक लकड़ी की कलाकृति होती है जिसपे मयूर जैसी आकृति बनी होती है। उसको खोल लेते हैं और उसको वापस ढक देते हैं। उसके अंदर खण बने होते हैं जिसमें एक में चावल है, एक में कुमकुम है, एक में रोली मोली है। तो इन चीजों को रखने वाला जो एक लकड़ी का पात्र होता है कलात्मक, उसे क्या कहते हैं, चौपड़े। आराम से याद रह जाएगा। तो बात करता हूं मैं चौपड़े, तो देखने का प्रयास करें चौपड़े। बात करते हैं चौपड़ा क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए विवाह के अवसर पर, विवाह व अन्य मांगलिक अवसरों पर, विवाह व अन्य मांगलिक अवसरों पर, मांगलिक अवसरों पर जो भी शुभ कार्य है, मांगलिक अवसरों पर, मांगलिक अवसरों पर जो भी शुभ कार्य हैं, ब्याह हो गया, अनेक मांगलिक अवसर हो गए, अवसरों पर कुमकुम, कुमकुम अक्षत, कुमकुम अक्षत, कुमकुम अक्षत, अक्षत व मोली, अक्षत मतलब चावल, मोली रखने वाला, मोली रखने हेतु, मोली रखने हेतु, मोली रखने हेतु बनाया गया, बनाया गया लकड़ी का पात्र, बनाया गया लकड़ी का पात्र, लकड़ी का कलात्मक पात्र, कलात्मक पात्र, कलात्मक पात्र एक तरह का बर्तन हो गया, डिजाइन वाला है। अब ये जो चोपड़े हैं, चोपड़े की बात करूं तो आपको पता होना चाहिए ये चोपड़े कहाँ के प्रसिद्ध हैं, चोपड़े प्रसिद्ध हैं, प्रसिद्ध हैं। चोपड़े कहाँ के प्रसिद्ध हैं, कहाँ बनते हैं चोपड़े, तो आपको पता होना चाहिए बाड़मेर में, बाड़मेर में, बाड़मेर। बस ये याद रखना है। और चोपड़े पे आकृति, चोपड़े पे जो आकृति बनी होगी वो कौन सी होगी, तो आप बता सकते हो मोर की। ज्यादातर चोपड़े देखोगे तो उस पे आकृति कौन सी होगी, मोर की, बस मोर। तो ये हो गया चोपड़ा। अब तुम जानते हो, अब मेरे से तो वैसे पूरा चोपड़ा तो बन नहीं पाएगा, फिर भी एक मैं प्रयास करता हूँ, हल्का सा देखने का प्रयास करें। ये वापिस ऐसे अलग से खुलने वाला होता है,
और इस पे आपको पता होगा यूं ये मोर टाइप का बना होता है, तो देखने का प्रयास करें। इसके अंदर अनेक खंड बने हुए होते हैं जिनमें कुंकू, है ना, जो भी रोली मोली ये सारी चीजें डाल रखी होती है, इसको हटा सकते हैं और वापस जोड़ सकते हैं बस। तो ये जो है वो क्या है, चोपड़े। अब चोपड़े के बाद में मैं बात करूं तो अगली हम काष्ठ कला देखें। देखो चोपड़े भी लकड़ी से बनते हैं। अगली काष्ठ कला में मैं बात करता हूं तो देखो अगली काष्ठ कला है वो है बाजोट। अब तुम समझ गए होंगे भोजन की थाली या पूजा की थाली रखने के लिए जो लकड़ी की कलाकृति बनाई जाती है उसे क्या कहते हैं, बाजोट। तो बात करते हैं बाजोट क्या होता है। क्या, तो काष्ठ कला की बात कर रहे हैं और काष्ठ कला में बाजोट, तो देखो भोजन व पूजा के थाल, भोजन व पूजा के थाल को रखने के लिए, को रखने के लिए, को रखने के लिए, को रखने के लिए बनाई जाने वाली, बनाई जाने वाली, बनाई जाने वाली लकड़ी की, लकड़ी की, सॉरी, बनाई जाने वाली लकड़ी की, लकड़ी की चौकोर, लकड़ी की बनाई जाने वाली लकड़ी की चौकोर आकृति, आकृति बाजोट कहलाती है। लकड़ी की कलात्मक चौकोर आकृति है ना, लकड़ी की कलात्मक नहीं लिखा मैंने, थोड़ी सी डिजाइन होगी इसमें। लकड़ी की कलात्मक चौकोर आकृति, लकड़ी की कलात्मक, कलात्मक चौकोर आकृति, कलात्मक चौकोर आकृति, आकृति बस। ये लकड़ी की कलात्मक चौकोर आकृति होती है वो क्या कहलाती है, बाजोट। बाजोट तो तुम जानते हो आराम से यार, है ना। तो ये जैसे चौरस है ना, इतना लंबा तो नहीं होगा बिल्कुल, ये तो 4x4 ही होगा, एक तरह का वर्क होगा। और इस पे देखो आप देखोगे तो बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर डिजाइन बना रखी होगी। और इसके फिर पागे भी होंगे, 4 पागे होंगे चारों दिशाओं में। तो अब जो भी है, मेरे से इतना कारीगरी होगी नहीं मेरे से, तो जो भी हो जैसा भी हो आपको पता होना चाहिए ये बाजोट है चारों दिशाओं में जो भी है, तो दिमाग में रखें। तो ये जो बाजोट है ये भोजन व जो मतलब पूजा की थाली होती है उसको रखने के लिए जो लकड़ी की चौकोर कलाकृति बनाई जाती है उसे क्या कहते हैं, बाजोट। बाजोट हम ग्रामीण क्षेत्र के हम तो जानते हैं आराम से बाजोट के बारे में। और अब मैं बात करता हूँ बाजोट के बाद में अगली जो लकड़ी की कलाकृति है उसकी हम बात कर लेते हैं, देखने का प्रयास करें। बाजोट हो गया, चोपड़े हो गए, और इसके अलावा बात करते हैं और लकड़ी की कलाकृति में, तो देखने का प्रयास करें। एफ ले लेते हैं ई के बाद में। देखो आपको हर चीज मिल रही है। अभी हम लोक कला देख रहे हैं तो हम लकड़ी की कलाकृतियां देख रहे हैं, तो लकड़ी की कलाकृतियों में हम देखो जो भी है वापिस जोड़ने का प्रयास करें। आपने काष्ठ कला जो भी देखी है इसमें देखने का प्रयास करें क्या क्या देखा है। तो काष्ठ कला देखो भाई, ये काष्ठ कला हम देख रहे हैं। अभी लोक कला, लोक कला में कल हमने फड़ चित्रण देखा था और मांडने देखे थे, आज हमने स्टार्ट किया काष्ठ कला। अब काष्ठ कला में पहला प्रकार ये रहा आपके सामने, क्या है, कठपुतली। दूसरा प्रकार लकड़ी में वो क्या है, तोरण। तीसरे प्रकार की बात करूं वो क्या है, कावड़। और चौथा प्रकार देखें तो वो क्या है, चौपड़ा। पांचवा प्रकार क्या है, बाजोट। ये सारी की सारी लकड़ी की कलाकृतियां। बाजोट के अलावा मैं बात करूं तो और हो जाएगा आपके सामने बेवान। ये क्या होता है बेवान, अभी बात करते हैं बेवान। ये भी एक लकड़ी की कलाकृति है। आप जानते हो ना, देव जुलनी 11 को देवी देवताओं को या देवी देवताओं की जो मूर्तियां हैं उनको जिस चलते फिरते मंदिर में बिठा के ले जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, बेवान। मैं बात करता हूँ बेवान की। देखो ये बेवान क्या है, बेवान क्या होता है, तो बात करते हैं क्या है। तो आप बता सकते हो, लकड़ी से बना, लकड़ी से निर्मित, लकड़ी से निर्मित देव विमान, देव विमान, देव विमान। लकड़ी से बना हुआ देव विमान जिसमें देवी देवताओं की मूर्तियों को बिठा के और जलाशयों तक ले जाया जाता है, क्या है। इसके बाद में बात करूं तो प्रयोग, प्रयोग इस बेवाण का प्रयोग कब होता है, तो आप आराम से बता सकते हो, जल झूलनी एकादशी, जल झूलनी एकादशी, जल झूलनी 11 लिख दूं, एकादशी लिख दूं। इसे ढोला 11 भी कहते हैं, आपको पता होगा। आती कब है, तो ये आती है भाद्र शुक्ल 11 को। भादवे में चांदने पखवाड़े की जो 11 होगी इस दिन देवी देवता आपको पता होगा जल में झुलाए जाते हैं, तो इसीलिए बेवाण का प्रयोग होता है जल झूलनी 11 को। और ये जो बेवाण है, मैं बात करता हूँ इस बेवाण का निर्माण। आपको पता होना चाहिए बेवाण का जो निर्माण है वो कहाँ पे होता है,
तो बेवाण का निर्माण होगा वो कहाँ पे होगा? बस्सी। और बस्सी जगह कहाँ है? चित्तौड़। इसीलिए तो बस्सी को क्या कहते हैं? काष्ठ कला का प्रमुख केंद्र। और ये जो बेवाण है, मैं बात करता हूँ इस बेवाण का अन्य नाम, इसे और क्या कहते हैं बेवाण का अन्य नाम? तो आप आराम से बता सकते हो बेवाण को और क्या क्या कहते हैं। तो देखो, बेवाण को कहते हैं मिनिएचर वुडन पेंटिंग्स, मिनिएचर वुडन पेंटिंग्स, मिनिएचर वुडन पेंटिंग्स, 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 मिनिएचर वुडन पेंटिंग्स। बस ये लकड़ी की कलाकृति हमने देखी है, ये क्या है? बेवाण। मैं वापस बात कर लेता हूँ। आपको पता होगा जल जूलनी एकादशी के दिन हमारे मंदिरों से जो देव मूर्तियां होती है, उन देव मूर्तियों को मंदिरों से बाहर निकाला जाता है, और ये जो लकड़ी का चलता फिरता जो देव विमान है, या चलता फिरता जो मंदिर है, इसके अंदर मूर्तियों को बिठा के और इन मूर्तियों को ले जाया जाता है गांव के जलाशयों तक। वहां पे इन देवी देवताओं की मूर्तियों को स्नान आदि करवा के और वापस इसी बेवाण के अंदर बिठा के और मंदिरों तक मूर्तियां लाई जाती है और वापस मूर्तियों को मंदिर में स्थापित किया जाता है। तो इन मूर्तियों को ले जाने और लाने के लिए जो काम में लिया जाता है चलता फिरता मंदिर, उसे क्या कहते हैं? बेवाण। तो ये बेवाण एक काष्ठ कला हो गई, लकड़ी की कला करती है। तो अभी हम काष्ठ कला पढ़ रहे हैं। देखो, लोक कलाओं में पहली लोक कला हमने पढ़ी है, उसका नाम क्या है? फड़ चित्रण। दूसरी लोक कला हमने पढ़ी है मांडने, और तीसरी लोक कला हम पढ़ रहे हैं जिसका नाम क्या है? काष्ठ कला। और काष्ठ कला के भी अनेक रूप हैं, और इसमें हमने क्या क्या देखे हैं तो आप आराम से वापस देख सकते हो। काष्ठ कला में आपने क्या क्या देखा है तो देखने का प्रयास करें। काष्ठ कला में, लकड़ी की कला में आपने देखा कठपुतली, इसके अलावा देखा तोरण, इसके अलावा आपने देखा कावड़, इसके अलावा आपने देखा चोपड़े, बाजोट और बेवाण। अब बेवाण के बाद में हम बात करते हैं इसी काष्ठ कला में, तो देखने का प्रयास करें। जी देख लेते हैं, ई एफ जी। और बेवाण के बाद में अगर मैं बात करूं तो वो है छापे, छापे, छापे। अब ये छापे क्या होते हैं तो समझने का प्रयास करें। कुछ नहीं है, लकड़ी है, लकड़ी, उस लकड़ी के अंदर फूल पत्तियां और बना रखी है। वो जो ठप्पा होता है लकड़ी का, लकड़ी के ठप्पे को क्या करेंगे? एक कलर में डुबो के और फिर जो भी चुनरी और जो भी है उसको रंगने के लिए वो ठप्पे काम में लिए जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? छापे। बात कर देता हूँ छापे क्या होते हैं, तो देखने का प्रयास करें। छापे क्या, छापे क्या होते हैं? ये लकड़ी की डिजाइन है छापे। तो बात करता हूँ, कपड़े पर हाथ से छपाई के लिए, कपड़े पर, कपड़े पर हाथ से छपाई के लिए, कपड़े पर हाथ से छपाई के लिए, कपड़े पर हाथ से छपाई के लिए, कपड़े पर हाथ से छपाई के लिए जो जो मतलब कलाकृति काम में ली जाएगी, छपाई के लिए, छपाई के लिए काम में ली जाने वाली, काम में ली जाने वाली, काम में ली जाने वाली, ली जाने वाली लकड़ी की, लकड़ी की, लकड़ी की, लकड़ी की कलाकृति, कलाकृति है ना, उसे क्या कहेंगे? छापे। बस इतना सा याद रखना, ये है छापे, मेरे हिसाब से दिमाग में रह जाएगा। और ये छापे हैं, ये तैयार किसके द्वारा होते हैं? तैयार, इन छापों को तैयार कौन करते हैं तो आपको पता होना चाहिए, वो है खेरादी जाति के कारीगर, खेरादी जाति के कारीगर या खेरादी जाति के लोग, जाति के लोग। जो खेरादी जाति के लोग होते हैं उनके द्वारा ये छापे तैयार किए जाते हैं। इसके अलावा मैं बात करूं तो और क्या है, एच में देख लेते हैं। तो लकड़ी की कलाकृतियां देख रहे हैं, तो इसमें है देखो पात्रे तिपरणी, पात्रे तिपरणी, पात्रे तिपरणी। ये क्या चीज होती है तो मैं सीधी सीधी बात कर लेता हूँ, पात्रे तिपरणी क्या है तो सुनो। जैन साधु होते हैं जो भोजन करने के लिए, आपको पता होगा उनके पास एक लकड़ी का वो कमंडल, तो पानी वाला अलग हो जाता है, और एक तरह का वो टिफिन टाइप का होता है जिसका ऊपर से मुंह खुल जाता है, और जैन साधु श्वेतांबर साधु सारा का सारा भोजन उसमें ले लेते हैं। चाहे कुछ भी डाल रहे हो आप, खीर डाल रहे हो, पूड़ी डाल रहे हो, जो भी चीज डाल रहे हो, सब्जी डाल रहे हो, वो सब उसी के अंदर ले लेते हैं और उसी में से वो भोजन कर लेते हैं। तो वो जैन साधुओं के पास जो लकड़ी की कलाकृति होती है उसे क्या कहते हैं? पात्रे तिपरणी। तो मैं बात करता हूँ पात्रे तिपरणी क्या है, क्या तो बात करते हैं श्वेतांबर जैन संतों द्वारा, श्वेतांबर जैन साधुओं द्वारा, श्वेतांबर जैन साधुओं द्वारा, जैन साधुओं द्वारा, श्वेतांबर जैन साधुओं द्वारा, साधुओं द्वारा प्रयोग में ली जाने वाली, प्रयोग में,
श्वेतांबर जैन साधुओं द्वारा प्रयोग में लिया जाने वाला श्वेतांबर जैन साधुओं द्वारा प्रयोग में लिया जाने वाला लकड़ी का पात्र पात्र। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? पात्र तिपरणी। और ये जो पात्र तिपरणी है, इसका निर्माण, पात्र तिपरणी का निर्माण कहाँ होता है? तो बात कर लेते हैं पात्र तिपरणी का निर्माण। तो आप बताओगे पिपाड़। और ये जो पिपाड़ शहर है, ये कहाँ पड़ता है? जोधपुर के अंदर। बस, ये अभी हम काष्ठ कला देख रहे हैं, और एक काष्ठ कला और देख लेते हैं, आई। और क्योंकि काष्ठ कला अभी हम लोक कलाओं में तीसरी देख रहे हैं, लोक कला, और वो है काष्ठ कला। और काष्ठ कला के ये अनेक रूप थे। और आई में मैं बात करूं तो वो है खांडे। अब तुम समझ गए होंगे, होली के अवसर पर जो लंबी लंबी छड़ें काम में ली जाती है, उन्हें क्या कहते हैं? खांडे। तो मैं सीधी बात कर देता हूँ। तो देखो खांडे क्या होते हैं। होली के अवसर पर होली के अवसर पर होली के अवसर पर गेर खेलते समय, होली के टाइम में गेर खेलते हैं, होली के अवसर पर गेर खेलते समय काम में ली जाने वाली काम में ली जाने वाली ली जाने वाली काम में ली जाने वाली लकड़ी की कलात्मक छड़ें, लकड़ी की कलात्मक छड़ियां या छड़ियां ठीक रहेगा, छड़ी। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? खांडे। आप जानते हो ना, होली पे गेर घेरने के लिए आपको पता होगा, जो लकड़ी की डांडियां काम में ली जाती है, वो अलग अलग रंगीन लकड़ियां होती है, छड़ें होती है। तो उन्हें ही क्या कहते हैं? खांडे। तो ये अभी हमने काष्ठ कला की बात की थी, वापिस देखने का प्रयास करें। राजस्थान की लोक कला में तीसरी थी हमारे, देखो, लकड़ी की कला। या देखो, हम पढ़ रहे हैं लोक कला। लोक कला में कल हमने देखा था फड़ चित्रण। वापिस वीडियो को देख सकते हो, पूरा मैं वापिस जिक्र करूंगा तो मतलब लंबा और वीडियो हो जाएगा। फिर देखो मांडने, और फिर 3 नंबर पे देखो हमने क्या देखा है? काष्ठ कला। तो आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है। अभी देखो हम ये पढ़ रहे हैं काष्ठ कला। तीसरी हमने देखी है लोक कला, जिसका नाम क्या है? काष्ठ कला। काष्ठ कला, आराम से याद रह जाएगा। तीसरी लोक कला है, उसका नाम क्या है? काष्ठ कला। तो याद रह जाएगा ना काष्ठ कला। तो काष्ठ कला, कल हमने देखा था फड़ चित्रण, मांडने, और आज हमने देखा है काष्ठ कला। काष्ठ कला के वापिस जो प्रकार थे, वो कौन से प्रकार थे? तो एक एक प्रकार को आप देख सकते हो। एक तो देखा है आपने कठपुतली। तो काष्ठ कला में जैसे प्रकार में अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे देखो, काष्ठ कला में एक तो देखा है आपने कठपुतली। कठपुतली देखो, ऐसे आप थोड़ा थोड़ा चिन्हित कर लिया करो। कठपुतली के अलावा आपने क्या देखा है? तो आप आराम से बता सकते हो, तोरण। क्या देखा है? तोरण। कठपुतली, तोरण। इसके अलावा तुमने और क्या देखा है? तो तुमने देखा है कावड़। कावड़, कठपुतली, तोरण, कावड़। मैं क्रम से ही लिखने का प्रयास करूं ताकि ठीक रहे। तोरण, और क्या देखा है? कावड़। कावड़ के बाद में क्या देखा है? चोपड़े, बाजोट, बेवाण। चोपड़े, बाजोट, बेवाण। तो देखने का प्रयास करें। आपने देखा है चोपड़े, बाजोट, बेवाण। चोपड़े, बाजोट, और क्या देखा है? बेवाण। बेवाण। ये पहले मैंने जानबूझ के यहाँ नहीं लिखे, पहले अगर यहाँ लिख देता तो दिक्कत होती है आपके। नहीं तो अब तुम्हें पता है, आराम से देखो, 1 2 3 4 5 6। और क्या देखा है तुमने? और देखा है पात्रे तिपरणी। पात्रे तिपरणी, तिपरणी। और तुमने क्या देखा है पात्रे तिपरणी के अलावा? तो तुम आराम से बता सकते हो। और देखा है तुमने खांडे। खांडे, आराम से याद रह जाएगा। इनको हमने ऐसे लिया था, ABCDEF, और ये हो गया G, ये हो गया H। एक चीज हमने छोड़ दी है, क्या छोड़ी है? देखने का प्रयास करते हैं। देखो, कठपुतली हो गया, तोरण हो गया, कावड़ हो गया, इसके अलावा चोपड़े, बाजोट, बेवाण। और क्या देखा तुमने? अच्छा, छापे छोड़ दिया तुमने। छापे, पात्र, तिपरणी और खांडे। तो आप देख सकते हो एक छापे, वहां लिख सकते हो छापे। ठीक है, देखो अभी बात कर लेते हैं वापिस। हाँ, ये छापे हमने नाम नहीं लिखा है, तो उस छापे को लिख सकते हो आप। वापिस देख लेते हैं अपन, चिंता क्यों करते हो? अभी बात करते हैं छापे, है ना? जो भी है बात कर लेते हैं। देखो, आपने ऐसे क्रम से ही पढ़ा है कठपुतली, फिर आपने देखा है तोरण, फिर आपने देखा है कावड़, फिर आपने देखा है चोपड़े, चोपड़े, फिर आपने देखा है बाजोट, फिर आपने देखा है बेवाण, और फिर आपने देखा है छापे। बेवाण के बाद में क्या देखा है आपने? छापे। छापे, और छापे के बाद में आपने क्या देखा है? पात्रे, तिपरणी। बात कर लेता हूं मैं। देखो, आपने और क्या देखा है? पात्रे, तिपरणी।
छापे, और छापे के बाद में तुमने क्या देखा है, पात्रे, तिपरणी, और फिर तुमने क्या देखा है, खांडे। पात्रे, तिपरणी और खांडे, ये काष्ठ कला थी। मजा आ जाएगा तुम्हें, आनंद आ जाएगा। सारी चीजें एक ही जगह मिल रही है आपको बढ़िया तरीके से। ये लकड़ी की काष्ठ कला हो गई, आराम से देख सकते हो आप, मतलब काष्ठ कला या लकड़ी की कलाकृति हो गई। ठीक है। और तो मतलब केक है, गे हमने देख लिया लोक कलाओं के अंदर, मेरे हिसाब से दिमाग में रहेगा। और अब हम देखने वाले हैं, वापस देखें तो ये गे तक हमने देख लिया, मतलब फट चित्रण हो गया, मांडने हो गए, काष्ठ कला हो गई। और काष्ठ कला में हमने बहुत सारी ये बातें कर ली, 5-6 बातें कर ली हमने, है ना। और इसके बाद में अब हम जो देखने वाले हैं, काष्ठ कला हो चुकी है, और अब हम देखते हैं वाले हैं सांझी। सांझी, आपको पता होगा, अभी हमने जो लोक कला है उनमें हमने जो भी लोक कलाएं पढ़ी है, उसमें नेक्स्ट जो लोक कला है वो है सांझी। बात कर लेते हैं सांझी, देखने का प्रयास करें सांझी, देखते हैं सांझी क्या, या प्रतीक ले लेते हैं, सांझी प्रतीक। बात करता हूँ सांझी प्रतीक, ये किसका प्रतीक है सांझी, तो आपको पता होना चाहिए सांझी प्रतीक है पार्वती माता का। सॉरी, सांझी किसका प्रतीक है, तो अभी बात कर लेते हैं। सांझी प्रतीक है पार्वती माता का, पार्वती माता, पार्वती माता का, पार्वती माता का। सांझी किसका प्रतीक है, पार्वती माता का। अब बात करते हैं सांझी बनाई जाती है, बनाई जाती है या सजाई जाती है, बनाई जाती है। सांझी कब बनाई जाती है, अभी बात करते हैं। सांझी बनाई जाती है तो देखो, सांझी बनाई जाती है कब, तो आप बताओगे श्राद्ध पक्ष में। सर ये श्राद्ध पक्ष कब आते हैं, श्राद्ध पक्ष तो आपको पता होना चाहिए भाद्र पूर्णिमा से लेके आश्विन अमावस्या तक 16 दिनों के होते हैं। देखो मैं शॉर्ट में लिख दूं, भाद्र पूर्णिमा वो कर दूं से लेकर आश्विन अमावस्या, आश्विन अमावस्या तक, आश्विन अमावस्या तक, अमावस्या। ठीक है, तो ये 16 दिनों तक श्राद्ध पक्ष होंगे, और श्राद्ध पक्ष में ही सांझी बनाई जाएगी। तो अब बात करते हैं ये जो सांझी है, तो ये कब बनाई जाती है, तो आपको पता होगा सांझी कब बनाई जाती है, श्राद्ध पक्ष में। और सांझी किसका प्रतीक है, तो पार्वती माता का। अब मैं बात करता हूँ ये जो सांझी है ये किसके द्वारा बनाई जाती है, किसके द्वारा, किसके द्वारा, तो आप आराम से बता सकते हो सांझी किसके द्वारा बनाई जाती है, तो कुंवारी कन्याओं द्वारा, कुंवारी कन्याओं द्वारा, कुंवारी कन्याओं द्वारा, कुंवारी कन्याओं द्वारा। सांझी किसके द्वारा बनाई जाती है, कुंवारी कन्याओं द्वारा। और बात करें सांझी कहाँ बनाई जाती है, आप आराम से बता सकते हो, तो बता सकते हो घर की दीवारों पर। कहाँ, तो बता सकते हो घर की दीवारों पर, घर की दीवारों पर, घर की दीवारों पर। याद रह जाएगा आराम से, सांझी है जो घर की दीवारों पर बनाई जाती है। सांझी क्या है, पार्वती माता का प्रतीक है। जो भी कुंवारी कन्याएं वो घर की दीवारों को लीप कर और गेरू और पांडु से मतलब उसको बढ़िया तरीके से रंग कर और सांझी बना देंगे। एक कुछ नहीं, एक लेडीज बना देंगे, एक देवी का रूप बना देंगे और उसको पूजेंगे 16 दिनों तक। किस लिए पूजेंगे, सुयोग्य वर की प्राप्ति के लिए, है ना। तो दिमाग में रखना, सांझी 16 दिनों तक मतलब पूजी जाती है। और कब बनाई जाती है, श्राद्ध पक्ष में। अब इस सांझी से जुड़ी हुई कुछ बातें कर लेते हैं और थोड़ा सा देखने का प्रयास करें। देखो भाई, ये तो नॉर्मल सांझी हो गई, एक चित्र बना दिया कर दिया, लेकिन अगर आपसे पूछ ले केले के पत्तों की सांझी कहाँ बनाई जाती है, तो बात करते हैं। देखो केले के पत्तों की सांझी, पत्तों की सांझी, तो केले के पत्तों से जो सांझी बनाई जाती है वो कहाँ बनाई जाती है, तो आपको पता होना चाहिए। केले के पत्तों से सांझी बनाई जाती है श्रीनाथ जी के मंदिर में, श्रीनाथ जी के मंदिर में, मंदिर में, श्रीनाथ जी के मंदिर में। और आप जानते हो श्रीनाथ जी का मंदिर कहाँ पे है, नाथ द्वारा, और नाथ द्वारा जगह कहाँ पे है, राजसमंद में। नाथ द्वारा और नाथ द्वारा जगह कहाँ है, राजसमंद। आप जानते हो ना नाथ द्वारा का प्राचीन नाम क्या था, सिंहाड़ गांव, सिंहाड़ गांव। तो यहाँ पे बस केले के पत्तों से बड़ी सारी पार्वती का एक चित्र बना देंगे, एक लेडीज का चित्र बना देंगे, केले के पत्तों को आपस में जोड़ जोड़ के, तो दिमाग में रह जाएगा। इसके अलावा मैं बात करूं तो देखो केले के पत्तों की सांझी कहाँ बनाई जाएगी, श्रीनाथ जी के मंदिर में। लेकिन दिमाग में रखें, ये जो श्रीनाथ जी का मंदिर है नाथ द्वारा, तो मैं यही बात करता हूँ, देखने का प्रयास करें।
नाथ द्वारा में अंतिम दिन, जो लास्ट 16वां दिन होता है, अंतिम दिन बनाई जाने वाली सांझी, अंतिम दिन बनाई जाने वाली सांझी, बनाई जाने वाली सांझी, जाने वाली सांझी, अंतिम दिन बनाई जाने वाली सांझी क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है कोट सांझी। ये याद रखना, नाथद्वारा में श्रीनाथ जी के मंदिर में केले के पत्ते से जो अंतिम दिन सांझी बनाई जाती है उसे क्या कहते हैं? कोट सांझी। याद रखना, कोट सांझी। अब बात करता हूं, कौन सा ऐसा मंदिर है जिसे सांझिया मंदिर कहते हैं? ये भी कई बार प्रश्न पूछ ले। सांझिया मंदिर, उस मंदिर की सांझिया बहुत प्रसिद्ध है, इसी वजह से कौन सा मंदिर है जो सांझिया मंदिर कहलाता है? सांझिया मंदिर कहलाता है। तो ऐसा कौन सा मंदिर है जो सांझिया मंदिर कहलाता है? सॉरी, सांझिया मंदिर कहलाता है, तो आप आराम से बता सकते हो, वो है मच्छिंद्रनाथ जी का मंदिर जो उदयपुर में है। मच्छिंद्रनाथ जी का मंदिर, मच्छिंद्रनाथ जी का मंदिर, मच्छिंद्रनाथ जी का मंदिर। और ये मच्छिंद्रनाथ जी का मंदिर कहाँ पे है? ये है उदयपुर। यू लिख देता हूं मैं, उदयपुर में। देखो भाई, सांझी क्या होती है? पार्वती माता का प्रतीक होता है। और सांझी कब बनाई जाती है? तो 16 दिनों तक श्राद्ध पक्ष में बनाई जाती है, कंवारी कन्याओं द्वारा बनाई जाती है, और घर की दीवार को लीप कर बनाई जाती है। लेकिन केले के पत्तों से सांझी कहाँ बनाई जाती है? श्रीनाथ जी का मंदिर है नाथ द्वारा राजसमंद में। जो 16वें दिन, अंतिम दिन जो सांझी बनाई जाती है नाथ द्वारा में, वो क्या कहलाती है? कोट सांझी। और ऐसा कौन सा मंदिर है जिसे सांझिया मंदिर कहते हैं? क्योंकि उसकी सांझियां भी बहुत प्रसिद्ध है, तो वो कौन सा हो जाएगा? मच्छिंद्रनाथ जी का मंदिर उदयपुर में। कुछ नहीं है, ये जो दीवार है, मान लो घर की कोई भी दीवार है, आप समझने का प्रयास करें तो आजकल तो टेक्निकल अच्छी अच्छी बन जाती है सांझियां। पहले क्या करते थे? कुछ नहीं, एक देखो ऐसा एक चित्र बनाते थे, हल्का सा देखने का प्रयास करना। अब बच्चियों से जैसा भी चित्र बनता था वो बेचारी जो भी है, जैसा भी है वो बना देती थी। तो इसको भी वो नाम दे देती थी सांझी, है ना। इसमें वो थोड़ी सी आंखें वांखें ऐसे बना के बस। उन बच्चियों को पूछते तुम किसका पूजन कर रहे हो, तो वो कहती हम सांझी पूज रहे हैं। तो जो भी हो, जैसा भी हो, कि इसके सांकेतिक रूप से बना के सांझी का और पूछती रहती थी। तो कुंवारी कन्याएं किस लिए पूछती थी सांझी? सुयोग्य वर की प्राप्ति के लिए। अब आप खुद सोचो, बच्चियां स्टार्टिंग से ही सांझी पूज रही है और पार्वती माता को बार बार कह रही है, हे पार्वती माता, जैसा पति आपको मिला वैसा पति हमें ही मिल जाए। फिर पार्वती माता तो सुन लेती है, क्योंकि बच्चियों ने 16 दिन पूजा है सांझी को। जब पार्वती माता सुन लेगी, पार्वती माता कहेगी तथास्तु। और शादी के बाद में आपको पता है फिर वो नशेड़ी, भांगेड़ी, गांजेड़ी ऐसे मिलते हैं। फिर वो बच्चियां कहती है, हे राम जी, मैं थारो यान को काई करियो, माने वो नशेड़ी कहन मिलियो। अरे तुमने 16 दिन तक पूजा की है पार्वती माता की, पार्वती माता से यही डिमांड की है कि जैसा पति आपको मिला वैसा ही हमें मिले। आपको पता है शंकर भगवान तो गांजे में, भांग में, धतूरा में मस्त रहने वाले थे। तो अब आपको बमलेरी मिलेगा? ढोलो आवे आधी रात बटावे चटनी, तो फिर तो ढोला ऐसा ही मिलेगा, है ना। इसीलिए अब ये सांझियों वांझियों में कुछ नहीं पड़ा, किताबें लेकर ढंग से पढ़ो, आरएस बनो, आईएएस बनो, ताकि आपको भी सुयोग्य वर मिले, है ना। तो खैर जो भी हो, और वैसे तुम्हारी आस्था पे सवाल करने वाला मैं कोई नहीं होता, मैंने तो ऐसे ही बात कह दी, बाकी आपकी इच्छा। तो देखो अभी हम लोक कला पढ़ रहे हैं, लोक कला में हमने क्या देख ली है? सांझी। देखो क्या क्या देख लिया आपने, मैं यहीं पे लिखने का प्रयास करता हूँ। देखो सबसे पहले आपने जो भी लोक कला देखी है मैं बात करता हूँ, उसमें सबसे पहले देखो आपने क्या देखा है। तो सबसे पहले आपने देखा था फड़ चित्रण, फड़ चित्रण, फड़ चित्रण, ठीक है। फड़ चित्रण के बाद में आपने और क्या देखा लोक कला के अंदर? तो आपने देखे हैं मांडने, मांडने, ठीक है। ये मैं एक साइड में ही लिख रहा हूँ, ऐसे ही आप समझने का प्रयास करें। देखें मांडने, और मांडनों के बाद में आपने और क्या लिखा? तो आपने और पढ़ा है काष्ठ कला। अब काष्ठ कला के बहुत सारे रूप थे, काष्ठ कला। और फिर आपने क्या देखा है? सांझी। तो आप समझ गए होंगे। इसके बाद में अब मैं बात करता हूँ सांझी के बाद में नेक्स्ट। अब हम देख लेते हैं गे के बाद में हड़े। तो अब हम देखते हैं लोक कलाओं के अंदर। तो सांझी के बाद में अगर हम देखें तो हम देखते हैं थापा। ये थापा क्या होता है? थापा, अब छोटी छोटी केवल एक दो लाइनों की बातें होगी, तो आप समझने का प्रयास करें। थापा, नेपालियों को भी थापा कहते हैं, वो थापा नहीं है। क्या होता है? तो आप आराम से समझ गए होंगे थापा क्या होता है। वैसे किसी की शादी हो रखी हो तो आपको पता होगा, जब आपको मुकलावे की सीख दी जाती है तो ससुराल में आपको पता है वो पूरा का पूरा पंजा डुबो के मतलब कुंकुम के अंदर, और पीछे से वो पूरा थापा मारा जाता है, हाथ का चिन्ह बनाया जाता है, वही थापा है।
तो बात करते हैं थापा क्या होता है ना, देखने का प्रयास करें। वैसे आपको पता होगा मतलब ससुराल जाते हो तो वो मतलब जो आपके साला जी की जो मिसेज होती है ना, तो वो मजाक भी करती है, आपको पानी पिला के और फिर मतलब लोटे का मारने का प्रयास करती है। अब आप खुद सोचें, कोई मुस्टंड हो तो वो तो मारे तो मतलब उसकी कहीं चोट लगे, कहीं मरी मरी सी भी वो लोटे का मारने का प्रयास करती है। अब कहाँ मतलब कोई आगे कोई मुस्टंड हो और उसके कोई मरी मरी सी हो और वो लोटे से मारे तो कहाँ फर्क पड़े, है ना। तो समझने का प्रयास करें आराम से। तो मैं इस थापे की बात कर रहा हूँ, थापा क्या होता है तो देखें। तो हाथ की अंगुलियों, हाथ की अंगुलियों से, हाथ की अंगुलियों से, हाथ की अंगुलियों से, हाथ की अंगुलियों से ठप्पे देकर, हाथ की अंगुलियों से ठप्पे देकर, हाथ की अंगुलियों से ठप्पे देकर दीवार पर बनाए गए चित्र, हाथ की अंगुलियों से ठप्पे देकर दीवार पर बनाए गए चित्र, दीवार पर बनाए गए चित्र, दीवार पर बनाए गए चित्र, बनाए गए चित्र। आपको आराम से याद रह जाएगा, बस कुछ नहीं है। जैसे आपने देखा होगा, मान लो सपोज करो जैसे मेहंदी में हाथ डुबो दिया और पूरा का पूरा हाथ मांड दिया, तो वही क्या है, थापा। याद रह जाएगा ना, बस इतना सा याद रखना है, ये भी एक लोक कला है। और वैसे सुन लें, आपकी ब्याह शादी होगी ना तो पिट्टी के अंदर हाथ डुबो के, है ना, और फिर बाकायदा आपका मतलब वहां गजानन जी की फोटो होगी, वहां पे हाथ लगाया जाएगा, वही एक तरह का क्या है, थापा। अब बात करता हूं मैं, और इसके अलावा देखो बात कर लेते हैं पाना। ये पाना क्या होता है, लक्ष्मी जी के पाने के बारे में सुना है ना, वही पाना। तो बात कर लेते हैं अभी, देखो पाना, पाना क्या होता है। तो आप समझ गए होंगे, विभिन्न देवी देवताओं, विभिन्न, विभिन्न देवी देवताओं, विभिन्न देवी देवताओं, विभिन्न देवी देवताओं, विभिन्न देवी देवताओं के कागज पर बने, कागज पर बने, कागज पर बने, विभिन्न देवी देवताओं के कागज पर बने बड़े बड़े, स्क्वायर कर दो, बड़े बड़े चित्र, बड़े बड़े कलात्मक चित्र ठीक रहेगा, बड़े बड़े कलात्मक चित्र, बड़े बड़े कलात्मक चित्र, कलात्मक चित्र। बस कागज पे बने जो कलात्मक चित्र होते हैं, चित्र पाना कहलाते हैं, बस चित्र पाना कहलाते हैं। ये जो पाना है, मैं बात करता हूँ पाना, तो देखने का प्रयास करें। पानों में सर्वाधिक कलात्मक पाना कौन सा होता है। राजस्थान में जो भी पाने बनते हैं उनमें देखो सर्वाधिक कलात्मक पाना, सर्वाधिक कलात्मक पाना, सबसे ज्यादा डिजाइन वाला, सर्वाधिक कलात्मक पाना। तो आपसे पूछ ले राजस्थान में सबसे ज्यादा कलात्मक पाना किसका होगा, तो आप आराम से बता सकते हो, श्रीनाथ जी का पाना, श्रीनाथ जी का पाना, श्रीनाथ जी का पाना। याद रह जाएगा, सबसे जो कलात्मक पाना होगा वो कौन सा होगा, श्रीनाथ जी का पाना। ठीक है, और पानों के अंदर ही सर्वाधिक प्रचलित पाना, सबसे ज्यादा जो चलने वाला पाना कौन सा है, सर्वाधिक प्रचलित पाना, प्रचलित पाना। तो आप आराम से बता सकते हो, सबसे ज्यादा चलने वाला जो पाना है वो कौन सा है, लक्ष्मी जी का पाना, लक्ष्मी जी का पाना, लक्ष्मी जी का पाना। याद रख लोगे, आराम से रह जाएगा भाई। आपको पता होगा जैसे अभी दीपावली को भी आपने लक्ष्मी पूजा था तो लक्ष्मी जी का पाना लेके आए थे, तो ऐसे गजानन जी के पाने, श्रीनाथ जी के पाने, अनेक देवी देवताओं के पाने होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कलात्मक पाना कौन सा होता है, श्रीनाथ जी का पाना। और सबसे ज्यादा जो बिकने वाला या सबसे ज्यादा चलन में है वो कौन सा पाना होता है, लक्ष्मी जी का पाना। तो ये हो गए पाना, ये भी एक तरह की क्या है भाई, लोक कला। पाना के बाद में अगर मैं बात करूं तो देखने का प्रयास करें, और लोक कला में हम बात करते हैं, थापा हो गया, पाना हो गया, पाना। और अब बात कर लेते हैं, हल्का सा देखें, पाना के बाद में हम देखते हैं, देखो भाई पाना हो गया, पाना के बाद में नेक्स्ट अगली जो कला करती है वो देख लेते हैं, गोदना। गोदना, अब आप समझ गए होंगे गोदना क्या होता है, जिसे आप आधुनिक भाषा में टेटू कहते हो, वही गोदना है। तो बात करते हैं गोदना, सीधा ही लिख देता हूं, देखो गोदना क्या होता है, अंग चित्रांकन, शरीर पे चित्रांकन, अंग चित्रांकन, अंग चित्रांकन की विशिष्ट कला, शरीर पे जो चित्र बनाए जाते हैं, अंग चित्रांकन की विशिष्ट कला, विशिष्ट कला, विशिष्ट कला। बस इतना ही याद रखना है, अंग चित्रांकन की जो विशिष्ट कला होती है उसे गोदना कहते हैं। आधुनिक भाषा में आप क्या कहते हो, टेटू। सुनो भाई, पुराने टाइम की जो औरतें थी ना, उनके हाथों पे देखना, उनके बाकायदा मतलब हाथ पे पूरा नाम लिखा हुआ,
और नाम भी कैसा, खुद का नाम और हस्बैंड का नाम और गांव का नाम और यूं पूरा हाथ भरा होता था, और कोई ना कोई मतलब चित्र बना होता था। उनसे पूछते, दादी जी थे ए हाथ पर काई लिखाया हो? तो दादी जी कहती, देख थारो, थारा दादा को, थारा पापा को, ए सब का नाम लिखड़ा है। तो दादी जी ने पूछता, दादी जी वो ये तो पूरो मोहल्लो एक मायने लिख लियो, इको रीजन? दादी जी कहती, भाई कटे गमजिया तो खोरी लादा। अब ध्यान कर ले, अब टेटू बनवाने की जरूरत नहीं है। पहले वाली तो औरतें इसलिए वो टेटू बनवाती थी कहीं गुम हो जाएं तो मिले आराम से। अब तुम गुम हो जाओगे ना तो आपको पता है फिंगरप्रिंट, आपका आधार कार्ड बना हुआ है उसमें तुम्हारे फिंगरप्रिंट है। दुनिया के किसी भी कोने में रहोगे ना, फिंगरप्रिंट लगाते ही तुम्हारा सीधा आधार कार्ड निकल जाएगा, तुम्हारा अपने आप एड्रेस मिल जाएगा। तो खैर जो भी हो, जैसा भी हो, तो पुराने टाइम की जो औरतें थी वो कहीं गुम ना हो जाए मेले घेड़े में, और उनका गांव वगैरह जो लिखा होता था उस एड्रेस पे कोई पहुंचा दे उनको, इसीलिए वो टेटू बनवाती थी। अब जो आधुनिक जो टेटू बनवा रही हो, तुम्हारा पता नहीं तुम कहाँ कहाँ टेटू बनवा रही हो और किस लिए बनवा रही हो, तुम्हारा उद्देश्य तुम ही जानो। देखो भाई, तो थापा पाना गोदना, इसके अलावा मैं बात करता हूँ और देखने का प्रयास करें लोक कला के अंदर ही। तो देखो, हाँ, इसके बाद में च छ ज बात करते हैं, और देखो गोदना के अलावा और लोक कला में क्या है तो देखने का प्रयास करें। और मैं बात कर लेता हूँ व्हील। व्हील ये लकड़ी की एक, मतलब सॉरी, माटी की एक महलनुमा छोटी सी एक कलाकृति होती थी। मैं बात करता हूँ व्हील। तो देखो व्हील क्या है, क्या व्हील क्या होती है? तो देखो, ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में, गांवों के अंदर, ग्रामीण क्षेत्रों में छोटी छोटी चीजों को सुरक्षित रखने के लिए, छोटी छोटी चीजों को सुरक्षित रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए, छोटी छोटी चीजों को सुरक्षित रखने के लिए, रखने के लिए, छोटी छोटी चीजों को सुरक्षित रखने के लिए, छोटी छोटी चीजों को सुरक्षित रखने के लिए बनाई गई, बनाई गई मिट्टी की महलनुमा, मिट्टी की महलनुमा, मिट्टी की महलनुमा आकृति, मिट्टी की महलनुमा आकृति व्हील कहलाती है। आकृति, बस ये आकृति क्या कहलाती है? व्हील कहलाती है। आप समझने का प्रयास करें। देखो मैं यहाँ पे बनाने का प्रयास करता हूँ, सुनो। ये सबसे पहले जो भी महिलाएं होती थी ना, वो क्या करती थी, गारे से सबसे पहले देखो यहाँ पे एक चौकी बना लेती थी। इस चौकी के ऊपर देखो वापिस ऐसे दीवार निकाल लेती, ये दीवार निकाल लेती। अब इसमें वो महिलाएं क्या करती, ये तो पूरा का पूरा आपको पता होगा, ये तो मतलब मान लो जैसे ऐसे नीचे एक चौकी बना दी पूरी की पूरी, है ना। ये जो चौकी होती थी, इस चौकी के अंदर देखने का प्रयास करें। इस चौकी के ऊपर वो क्या करती, वापिस गारे से, गारे से, है ना, ऐसे दीवारें निकाल लेती। ये सारी की सारी गारे से दीवार निकाल देती, ठीक है। और इसके अंदर फिर वो क्या बनाती, खंड बनाती, जैसे ये। इसके अलावा देखने का प्रयास करें, जैसे ये बड़ा खंड हो गया, ये छोटा खंड हो गया, वापिस ये खंड हो गया। फिर देखने का प्रयास करें, जैसे मान लो ये खंड हो रहे हैं अलग अलग छोटे छोटे, तो देखने का प्रयास करें जैसे ये खंड हो गए। तो आजकल जो तुम्हारे अलमारियां हैं, पहले यही अलमारियां होती थी, ऐसे अनेक मतलब छोटे छोटे खंड होते थे, है ना, ऐसे। तो ये जो खण, छोटे छोटे खण होते थे, ये महलनुमा ऐसी जो मतलब कलाकृति होती थी, इसे क्या कहते थे? व्हील। सर इसका काम क्या था? काम कुछ नहीं है। आज जैसे तुम्हारे घरों में अलमारियां होती है, पहले अलमारियां कहाँ होती थी? कच्चे घर होते थे, झोपड़े टाइप के होते थे, तो वो छोटी छोटी चीजों को ढूंढे कहाँ? तो इसलिए देखो वो क्या करते, इसके अंदर तो मान लो उन्होंने कोई गट्टी रख दी, इसके अंदर उन्होंने मान लो कोई शुआ रख दिया, इसके अंदर उन्होंने सूतलियां रख दी, समझ रहे हो, इसके अंदर उन्होंने मान लो कोई छोटी मोटी चीज जैसे कोई घड़ी रख दी। ऐसे छोटी छोटी जो घरेलू उपयोग की जो चीजें होती थी, जैसे कोई बीमार आदमी है तो उसने कोई गोलियां दवाइयां रख दी, तो ये छोटी छोटी चीजें रखने के लिए जो महलनुमा आकृति होती थी, इसे ही क्या कहते थे? व्हील। ये क्या होता था? व्हील। तो याद रखना, ये पहले बहुत मतलब ऐसे बनाए जाते थे व्हील, अब तो व्हील नहीं बनाए जाते। और व्हील बनाने में मेघवाल समाज की महिलाएं निपुण मानी जाती है। ये एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, व्हील वर्ड, तो दिमाग में रखना, ये होता है व्हील। अब मैं बात करता हूँ इस व्हील की। तो देखो ये जो व्हील है, तो इसके निर्माण में निपुण, तो देखो निर्माण में निपुण, निर्माण में निपुण या दक्ष, निपुण, तो इसके निर्माण में निपुण कौन होती है? तो आप आराम से बता सकते हो, मेघवाल समाज की महिलाएं, मेघवाल समाज की महिलाएं, मेघवाल समाज की महिलाएं, मेघवाल समाज की महिलाएं, महिलाएं।
आराम से याद रह जाएगा आपको, मेघवाल समाज की महिलाएं। तो अभी हम लोक कला में देखो व्हील देख लिया, अब मैं फटाफट बात कर लेता हूँ, थोड़ी सी और है। तो व्हील के बाद में हम बात करते हैं, हल्का सा देखने का प्रयास करें। अभी तक देखो आपने कहाँ तक देखा है, तो देखो ये व्हील हो गया आपके जे, फिर बात कर लेते हैं बड़ा जे। व्हील के बाद में देखो ये अब छोटी छोटी लोक कलाएं हैं, और व्हील के बाद में अगर मैं बात करूं तो वो है बटेवड़े। बटेवड़े जिसे तुम मारवाड़ी में कहते हो पिराउंडे, ये क्या होते हैं बटेवड़े, तो अभी बात कर लेते हैं, हल्का सा देखें। बटेवड़े क्या होते हैं, क्या किसे कहते हैं बटेवड़े, तो देखो भाई बटेवड़े क्या होते हैं, तो बात करता हूँ बटेवड़े। देखो गोबर के उपलों, गोबर के उपलों, उपलों ओब्लिक कंडों, अलग अलग नाम है भाई क्षेत्र में, कंडों ओब्लिक थेपड़ी, जिसे तुम थेपड़ी भी कहते हो, थेपड़ी है ना, उपल कह दो, कंडे कह दो, थेपड़ी कह दो, एक ही बात है। अपने अपने क्षेत्रों में अलग अलग नाम होते थे, ठीक है। गोबर की जो थेपड़ियां होती है, कंडे होते हैं, वही छाने कह दो आप, है ना। तो उपलों कंडो या थेपड़ी, जो भी चीज आपको लगे, थेपड़ी को वर्षा से, थेपड़ी को वर्षा से, पानी से भीगे नहीं, वर्षा से, वर्षा से सुरक्षित रखने हेतु, वर्षा से सुरक्षित रखने हेतु, सुरक्षित रखने हेतु, सुरक्षित रखने हेतु, सुरक्षित रखने हेतु बनाई गई कलाकृति या बनाई गई आकृति, बनाई गई आकृति, ये भी बहुत सुंदर बनाते थे, है ना। पहले चतुरनार होती थी, ऐसे नहीं है फोड़नार नहीं होती थी आकृति, वही आकृति क्या कहलाती थी, बटेवड़े। अपने मारवाड़ी में कहें तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ तुम्हारा वाला वर्ड जो रेगुलर काम में लेते हैं, तो इधर की साइड में पश्चिमी राजस्थान में इसे कहते हैं पिराउंडे, पिराउंडे। अब तुम समझ गए होंगे, तुम्हारे अलग अलग जो भी निक नेम है, नाम है, अब तो समझ सकते हो। ये कुछ नहीं है, देखो ये गोबर की थेपड़ी है, ये थेपड़ी है, ये थेपड़ी है, देखने का प्रयास करें, फिर यहाँ पे थेपड़ी जचा दी, थेपड़ी जचा दी, फिर यहाँ पे थेपड़ी बना दी, थेपड़ी बना दी, थेपड़ी बना दी, थेपड़ी बना दी, थेपड़ी बना दी। अब क्या करते थे इसको, नीचे यहाँ पे आपको पता होगा कोई ऐसी मतलब ऊंची जगह पे ही इसको बढ़ाते थे, और फिर इसको यूं पैक कर देते थे। अब इसको पूरा नीप के रखते थे, एक छोटा सा दरवाजा रखते, एक थेपड़ी को निकाल लेते, जरूरत के हिसाब से थेपड़ियां निकालते रहते थे। तो यही क्या कहलाते हैं, बटेवड़े। तो आप समझ गए होंगे, गोबर के उपलों, कंडों या थेपड़ी को वर्षा से सुरक्षित रखने के लिए बनाई गई आकृति वो क्या कहलाती है, बटेवड़े। बटेवड़े आराम से याद रह जाएगा। इसके अलावा बटेवड़े के अलावा बात करूं मैं, जे तक तो हो गया, अब चार पांच बातें और है, अभी बात कर लेते हैं, देखने का प्रयास करें। अब बात करते हैं ये तो बटेवड़े के बाद मैं बात करता हूँ हीड़, हिड नहीं होगा सॉरी, हीड़, या जिसे हम दीपटा भी कह सकते हैं, हीड़ ओब्लिक दीपटा, हीड़ ओब्लिक दीपटा, हीड़ ओब्लिक दीपटा, ये क्या है, तो लोक कला की बात कर रहा हूँ, हीड़ या दीपटा। बात करते हैं क्या होता है, बस दिया होता है बड़ा सारा, और कुछ नहीं, आप आराम से समझ गए होंगे। तो बता सकते हो हीड़ या दीपटा क्या होता है, देखो मिट्टी से बना हुआ बड़ा दीपक, बना हुआ बड़ा दीपक, बस जो मोटा सारा दिया होता है डिजाइन वाला, उसे क्या कहते हैं, हेड़ या दीपटा, ठीक है। इसके बाद में अगली जो लोक कला है उसकी बात करता हूँ, हेड़ या दीपटा। इसके बाद में देखो घोड़ा बावसी, अब आप समझ गए होंगे, जो गोगा जी के घोड़े होते हैं वही है घोड़ा बावसी, घोड़ा बावसी। तो ये घोड़ा बावसी भी मिट्टी से ही बनते हैं, तो बात करते हैं घोड़ा बावसी, क्या है घोड़ा बावसी, तो बात करते हैं घोड़ा बावसी। तो देखो मिट्टी से निर्मित, मिट्टी से निर्मित, मिट्टी से निर्मित, मिट्टी से निर्मित देवी देवताओं, देवी देवताओं के कलात्मक घोड़े, देवी देवताओं के कलात्मक घोड़े, कलात्मक घोड़े, कलात्मक घोड़े, घोड़े, बस ये मिट्टी से निर्मित देवी देवताओं के जो कलात्मक घोड़े होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, घोड़ा बावसी, घोड़ा बावसी, मेरे हिसाब से आराम से याद रह जाएगा। और वैसे आपको पता होना चाहिए
मिट्टी, पकाई हुई मिट्टी से जो खिलौने बनाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, टेरिकोटा। और टेरिकोटा के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है, तो वो आप आराम से बता सकते हो, मोलेला गांव राजसमंद। वो जब हम हस्तकला पढ़ेंगे, उस हस्तकला में मैं और बात कर दूंगा, हाथ से बनाई गई कलाकृति, तो उसमें मिट्टी की हस्तकला देखेंगे तो वहां पे हम चर्चा कर लेंगे। तो ये अभी इतना ही याद रखें, घोड़ा बावसी। इस घोड़ा बावसी के बाद में अगर मैं बात करूं, तो देखो लोक कला के अंदर ही तो देखने का प्रयास करें घोड़ा बावसी के अलावा। तो देखो हम बात करते हैं घोड़ा बावसी, और देख लेते हैं कोठियां। कोठियां ये क्या होती है, अनाज को सुरक्षित रखने के लिए जो आकृतियां बनाई जाती थी वो क्या कहलाती थी, कोठियां, है ना। तो अभी बात कर लेते हैं कोठियां क्या होती है, देखने का प्रयास करें। टोटल 15 लगभग मैं लोक कलाएं बताऊंगा, और परमात्मा की कृपा से शायद ही इससे कोई क्वेश्चन बाहर जाए, तो वापस देखने का प्रयास करें। ये जो कोठियां हैं, इन कोठियों की बात करते हैं। कोठियां, तो देखो कोठियां क्या होती है, तो देखने का प्रयास करें। अनाज संग्रहित करने के लिए, अनाज संग्रहित करने के लिए, अनाज संग्रहित करने के लिए बनाई गई अनाज संग्रहित करने के लिए बनाई गई मिट्टी की कलाकृति। ठीक है, अनाज को इकट्ठा करने के लिए जो मिट्टी की आकृति बनाई जाती है उसे क्या कहते हैं, कोठियां। और ये जो कोठियां होती है, इसी को मैं बात कर देता हूँ, यहाँ पे बना के बता देता हूँ आपको, हल्का सा देखने का प्रयास करें। ये जो कोठियां हैं, कोठियां क्या है समझने का प्रयास करें। देखो ये गांव में ऐसे थोड़ी सी ऊंची सी चौकी बना देते, और चौकी बना के और फिर देखने का प्रयास करें, यहाँ पे ये दीवार निकाल देते, यहाँ पे भी दीवार निकाल देते। ये बहुत ऊंची ऊंची दीवार होती थी, ये पूरी की पूरी चौकी होती थी। ठीक है, और अब देखने का प्रयास करें, ऊंची चौकी हो गई, मतलब कितना भी पानी बरसा है, चारों तरफ पानी पड़ा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसको कोई नुकसान नहीं होगा। इसमें डबल लेयर है ये ईंटों की, ठीक है, अंदर से भी नीपी हुई है, बाहर से भी नीप रखी है, और बढ़िया तरीके से। अब देखो होगा क्या, इसके अंदर ऊपर से डाल देंगे खूब अनाज, ये सारा का सारा इसको अनाज से भर दिया। अब जैसे मान लो 10-20 क्विंटल डाल दिया, इसके ऊपर फिर कर देते थे छप्पर। अब आपको पता होगा, ये जब ऊपर छप्पर कर दिया और ये अनाज से इसको पूरा भर दिया, अब मुझे बताओ, अगर सूर्य की किरणें भी इस पे पड़ेगी तो बाहर वाली लेयर गर्म होगी, अंदर वाली लेयर गर्म नहीं होगी। तो अंदर से ये एकदम वातानुकूलित रहेगा अनाज, तो इसमें लट इल्ली कुछ भी नहीं पड़ेगा। आज के जो कोल्ड स्टोरेज हैं वो सारे के सारे इन्हीं कोटियों की नकल है। तो बुजुर्ग लोग हमारे कितने वैज्ञानिक थे, अब वो इसको छेड़ते ही नहीं थे। यहाँ पे एक छोटा सा, आपको पता होगा, एक छेद रखते थे जिसके लकड़ी का ढूंजा देके रखते थे, और उसके ऊपर गोबर से वापस लीप देते। जब उनको जरूरत होती इस ढूंजे को निकाल लेते, कुंडा 2 कुंडा अनाज निकाल के वापस ढूंजा देके और गोबर से लीप देते थे। तो ये अनाज संग्रहित करने के लिए जो बड़ी बड़ी कोठियां बनाई जाती थी, इन्हें ही क्या कहते हैं, कोठियां। मेरे हिसाब से याद रह जाएगा, ये जो कोठियां हैं इन्हीं को आपको पता होगा और क्या कहते हैं, गोरे, या इन्हीं को कहते हैं गारे, गोरे या गारे। तो मेरे हिसाब से दिमाग में रह जाएगा, ये हो गई कोठियां। इसके अलावा लोक कलाओं में अब मैं बात करता हूँ और क्या है कोठियों के अलावा, तो ट ठ ड। अब हम देख लेते हैं, और है सोहरियां, छोरियां नहीं हो, सोहरियां। ये सोहरियां क्या होती है बात करता हूं मैं, सोहरियां समझने का प्रयास करें, सोहरियां क्या होती है। देखो भाई, आजकल आपने देखा होगा, जावनियां होती है हमारे दूध दही की, तो इन जावनियों को आपको पता होगा, पहले जावनियों को ठारा जाता था, आजकल तो फ्रीज आ गए, पहले फ्रीज नहीं होते थे। तो भिलौना करना है तो इन जावनियों को पहले ठंडा किया जाता था, ताकि इसके अंदर जो भी दही है, ये मान लो इसके अंदर जावनियों में दही भरा हुआ है, तो ये जो दही भरा हुआ है इसको ठंडा करें। तो आपको पता होगा, आजकल तो आ गए लोहे के पिंजरे, आपने नोट किए होंगे, आजकल तो आ गए ये लोहे के पिंजरे। तो ये जो ताड़ियां हैं, इन ताड़ियों में ये अपने आप ही दही वगैरह है जो सुरक्षित रहता है। पहले लोहे के पिंजरे तो होते नहीं थे, तो पहले क्या करते थे, वो कुछ नहीं करते थे, ऐसा ही माटी का एक, आपको पता होगा, ऐसी कलात्मक आकृति बना देते, उसमें छोटे छोटे ऐसे छेद कर देते। अब ये माटी का जो भी ऐसा पात्र बना होता था, उसके नीचे ये हांडियां रख देते थे दूध दही की, या परात रख देते। अब कुत्ता बिल्ली इसको खा भी नहीं सकता, इसके अंदर हवा भी लगती रहती थी। तो ये जो चीज होती थी इसे क्या कहते थे, सोहरियां। तो मैं बात करता हूँ, छोरियां नहीं हो, ये क्या है, सोहरियां। तो इन सोहरियों की बात करते हैं, ये एक तरह की लोक कला है, लोगों द्वारा कलाकृति बनाई जाती है। तो सोहरियों की मैं बात करता हूँ, देखने का प्रयास करें। देखो भाई, भोजन सामग्री, ये भोजन सामग्री ये तो है दूध दही जो भी है, भोजन सामग्री, भोजन सामग्री
रखने के लिए, भोजन सामग्री रखने के लिए, भोजन सामग्री रखने के लिए, भोजन सामग्री रखने के लिए बनाई गई, बनाई गई मिट्टी की, मिट्टी की कलाकृति, मिट्टी की कलाकृति, कलाकृति। तो ये जो मिट्टी की कलाकृति होती थी इसे क्या कहते थे? शोहरिया। मेरे हिसाब से दिमाग में रह जाएगा। ड, अब देख लेते हैं ढ, बात करता हूँ ढ। ढ में अगर मैं बात करूं तो वो है गोरबंद, गोरबंद। अब ये गोरबंद क्या होता है तो आप जानते हो, ऊंट के गले का आभूषण। बात कर लेते हैं गोरबंद क्या है तो आप बता सकते हो, ऊंट के गले का आभूषण। आप खुद सोचो, ये लोगों की एक कलाकृति थी, ऊंट के लिए भी देखो उसको। वैसे गोरबंद एक ऊंट का श्रृंगारिक गीत भी है, और ऊंट के गले में लटकाया जाने वाला जो आभूषण होता है उसे क्या कहते हैं? गोरबंद। तो आप आराम से बता सकते हो गोरबंद क्या है। तो देखो, ऊंट के गले का आभूषण, गले का आभूषण। तो ऊंट के गले का जो आभूषण होता था उसे क्या कहते हैं? गोरबंद। और ऊंट का एक श्रृंगारिक गीत भी है जिसका नाम क्या है? गोरबंद। और लास्ट लोक कला में अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा देखने का प्रयास करें, तो वो है भराड़ी, भराड़ी, भराड़ी। ये भराड़ी क्या है अभी बात कर लेते हैं। तो भील समुदाय के अंदर एक वैवाहिक देवी है भराड़ी, और जिसका शगुन की दृष्टि से मुंह पूर्व दिशा में होता है और हल्दिया रंग भरा जाता है। बात कर लेता हूँ भराड़ी, भराड़ी। तो देखने का प्रयास करें भराड़ी क्या है, क्या तो आप बता सकते हो। भील समुदाय द्वारा, भील समुदाय द्वारा, भील समुदाय द्वारा लड़की के विवाह पर, लड़की के विवाह पर, विवाह पर घर की दीवार पर, घर की दीवार पर, घर की दीवार पर बनाया जाने वाला, बनाया जाने वाला लोक देवी का चित्र, लोक देवी का चित्र, लोक देवी का चित्र। ठीक है, तो ये है भराड़ी। अगर मैं सीधी बात करूं तो कोष्टक में लिख देता हूं क्या है, तो वैवाहिक देवी। बस इतना ही याद रखना, भील समुदाय के अंदर जो वैवाहिक देवी होती है उसे क्या कहते हैं? भराड़ी। दीवार पे बनाते हैं। अब देखो, हाँ, ये जो भराड़ी है इसका शगुन की दृष्टि से मुंह है, शगुन की दृष्टि से मुंह है, शगुन की दृष्टि से मुंह है। इस भराड़ी देवी का शगुन की दृष्टि से मुंह है किस तरफ होगा? ये दूल्हे के द्वारा बनाई जाएगी भराड़ी, दुल्हन के घर पे। शगुन की दृष्टि से मुंह है तो इसका मुंह है किस तरफ होगा? पूर्व दिशा में, पूर्व दिशा में। कुल मिला के पश्चिम वाली जो दीवार होगी उसी पे भराड़ी देवी का चित्र बनाया जाएगा, दिमाग में रखना। और मैं बात कर लेता हूँ, ये जो भराड़ी है, भराड़ी का रंग, इस भराड़ी देवी का रंग कैसा होगा? तो बस ब्याह में हल्दी होती है तो हल्दी लगा दी जाएगी, तो रंग में आप बताओगे हल्दिया रंग, हल्दिया रंग। अब आप आराम से इसको एक दो बार वापस देखने का प्रयास करना, है ना? तो जैसे भी हो आप आराम से समझ जाओगे। ये हमने 15 लोक कलाएं पढ़ी है, मेरे हिसाब से आराम से याद रह जाएगा। ओके दोस्तों, आपने मुझे और इन लोक कलाओं को इतना झेला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मुखातिब होंगे कल। थैंक यू।